करें। जी सर, ओवर टू यू। सर, एजुकेशन और लर्निंग जो है वो दो मुझे लगता है कि काफी अलग अलग चीजें हैं को लेकिन इस हमारे जो हमारा निज़ाम है उसमें ये दोनों चीजों को एक ही चीज समझा जाता है। लेकिन लर्निंग का बेसिक जो मकसद है, जो बहुत से मॉडल्स प्रेजेंट हुए हैं दुनिया में, उसका ये है कि दुनिया के एक विजन क्रिएट किया जाए, लोगों के अंदर जो है ना वो एक शऊर पैदा किया जाए, लोगों को चीजों को डिफरेंट तरीके से देखने का और एक्सेप्ट करने का जो है वो उनके अंदर कैपेसिटी ज्यादा हो। और मेरे ख्याल से इसी को आगे अगर शेप करके लेके जाएं तो आइडियलिस्टिक और लिबरल जो सोसाइटी फॉर्म करने की बात की जाती है तो वो इधर से ही इनिशिएट होती है कि पहले लोगों को एजुकेट किया जाए तो उनके पास इतना ज्यादा इंडिविजुअल बेसिस पे उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो हर चीज को क्रिटिकली देख सके। अब हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी का हिस्सा है पाकिस्तान का, तो वहां पर जो प्रैक्टिसेस है वो अभी भी बहुत मतलब बैकवर्ड है बाकी सारी दुनिया से। जैसे कि अगर आप कंपेयर करें यूएस या यूके या किसी भी इंटरनेशनल लेवल से, तो यहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि बहुत एवोल्यूशन आई है लर्निंग रिसोर्सेज में, लर्निंग के जो तरीके हैं उन सब में। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से वो इवॉल्व नहीं हो सका। और स्पेशली ये चीज तब देखने को मिली है कि जब हमारा कोविड का टाइम था कि ऑनलाइन लर्निंग, और जैसे भी हम एक तरह से जूम पे कनेक्ट है और इस चीज को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से लोग कनेक्ट है और आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं, तो ये चीज इतनी ज्यादा पाकिस्तान में भी इतनी प्रैक्टिस में नहीं आई, जबकि बाहर की दुनिया में ये चीज बहुत ज्यादा इंटरनेट बेस मौजूद है। पाकिस्तान में जो एक सिस्टम है शुरू से एजुकेशन और लर्निंग प्रैक्टिसेस में, वो है क्रैमिंग। हमें लगता है कि अगर बच्चे सब कुछ याद कर लेंगे, अच्छे से सब कुछ हिफ्ज कर लेंगे, तो वो एक अच्छी लर्निंग को हमने सिर्फ प्रोफेशन से जोड़ दिया कि अगर आप कुछ याद कर लेंगे, आप ज्यादा हिस्सा अपना जो है ना वो निकाल लेंगे किताब से, आप ज्यादा लिख लेंगे, जब उसको लिख लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे और फिर अल्टीमेटली आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पाकिस्तान में सीएसपी ऑफिसर आप बन जाएंगे। तो और यही 3 फील्ड्स हमें लगता है कि बस यही चीज जो है ना वो अल्टीमेट लर्निंग का गोल है। अगर आपने ये अचीव नहीं किया तो जो आपने सारी जिंदगी जो भी सीखा है, जो कुछ आपने लर्न किया है, वो सब उसका कोई फायदा नहीं है। वो बस आपने बेकार में, मतलब आप कहते हैं कि पैसा जाया कर दिया आपने। बाकी जो फील्ड्स है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंस जिनको देनी चाहिए लेकिन उनको नहीं दी जाती, क्योंकि एक अवेयरनेस का बहुत ज्यादा मसला है। फिर एक ये कि लोग बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है इस चीज का, वो एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ जाती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं बिल्ड हो पाता। और हम अभी तक भी देख रहे हैं कि ये डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट तरह से ये जो है ना वो हमें इफेक्ट कर रहा है। तो सर मेरी तरफ से यही था सर। जी शायद साहब, एक पार्टिसिपेंट ने तो बात कर ली है। माइक आप अपना ऑन करें शायद साहब। फैजान जी सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी फैजान आपके लिए काफी चीजें ईशम ने आपके साथ काफी वो किया है कि छोड़ दी है बात करने के लिए, तो आप बात कीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। द अदर डे व्हेन वी वर सिटिंग, तभी हमारा यही डिस्कोर्स था काइडन सेट पे, जो लर्निंग का प्रोसेस है पाकिस्तान में और उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, प्लस मोर स्पेसिफिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द गैप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, द इंस्ट्रक्टर और मेंटोर, मोर स्पेसिफिकली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, देन आवर कंट्री वुड बी एप्ट टू टेक दैट, जहां पे रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक बहुत ब्रॉड लेवल पे स्टूडेंट और टीचर का गैप है। और the other day I also mentioned you that I was reading a book relating to the pedagogy and और वो पॉलो फ्रारे की थी, जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, ब्राजीलियन, who was उसका बुक का नाम था पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। और उसने मोर स्पेसिफिकली फोकस किया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जो है एजुकेशन जो सेक्टर है उस कंट्री का, वो क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा, या वो फॉर इंस्टेंस डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग उसकी जो एजुकेशन एफिशिएंसी है अमंग स्टूडेंट्स, वो उस तरह डिलीवर क्यों नहीं।
क्यों नहीं हमें नजर आ रहा है। तो उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो था कि बैंकिंग सेक्टर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, कि जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री में हर निज़ाम है जो कि कमोडिटी की बेस पे, इसी तरह जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन की जो स्किल की प्रोविजन है वो भी है बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज नॉट टू एजुकेट और स्टूडेंट को मतलब स्किलफुल बनाया जाए, रादर के जस्ट उन पे नॉलेज थ्रस्ट किया जाए और स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट्स, और जो mentors हैं या instructors हैं या teachers हैं, they are treated as the one that they are the only one who possess knowledge and who are capable of delivering knowledge for students as an object है जिनको उन्होंने thrust करना है। तो there is the gap between both of them, और because of the absence of dialogue we can't see productivity. So इस केस इसकी थ्योरी को देखें तो I think it aptly applies on Pakistan as well, और जहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट वी इनहेरिट फ्रॉम द ब्रिटिश, जो कि इसने इस रीजन को कॉलोनाइज किया, और उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसका प्राइमरी पर्पस यही था कि उसने जो ऐसी क्लास प्रोड्यूस करनी है जो कि उनको उनका जो रूलिंग सिस्टम है उसमें एक्विएसेंस का रोल प्ले करे रादर देन क्रिटिकली एनालाइज देयर गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, उनका ये मकसद नहीं था कि यहाँ पे स्किलफुल लोग पैदा हों और वो फॉर इंस्टेंस अपनी सेल्फ गवर्नेंस की तरह जाएं, रादर वो ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहते थे जो कि उनको कॉम्प्लीमेंट करें इंस्टेड ऑफ अपोजिंग। तो यही आई थिंक 1947 के ऑनवर्ड जब हमने आज़ादी हासिल की तो हमने इसी चीज को फॉलो किया, और इतनी हमारी रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड नहीं था और ना ही ऐसा हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि हम अपना एक नया सिस्टम जो हमारे इन्वायरमेंट से कंड्यूसिव हो उसको क्रिएट कर सकें, और हमने उसी को कैरी ऑन किया, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पाया। एडिशनली इसमें जो मैंने पर्सनल लेवल पे फॉर इंस्टेंस जो मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा लास्ट में, कि जैसे मैं I have been through 3 different universities. First of all, Punjab University से मैंने bachelor's किया, then I pursued masters in political science from GCU, and now currently I am a student of international relations from Quaid-i-Azam. What I personally analyze के there is a non-serious attitude from the student fraternity as well, कि they are not willing to effectively utilize their day. वो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं सिर्फ एक रूटीन के बेस पे, उनका हरगिज ये मकसद नहीं है कि फॉर इंस्टेंस उन्होंने नॉलेज गेन करना है, ये क्रिएटिविटी लानी है, या फॉर इंस्टेंस इवन हायर एजुकेशन में उनका प्राइमरी मकसद जो है वो रिसर्च नहीं है। आई मीन नॉट गेनिंग द न्यू नॉलेज और क्रिएटिंग द न्यू नॉलेज, जो कि एक रिसर्च स्टूडेंट का जो प्राइमरी एम होना चाहिए। प्लस जो करिकुलम है दैट इज अ बिट ऑब्सोलीट। एजुकेशन में जो करिकुलम होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट, और उसका अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपडेटेड वेरिएंट ऑफ नॉलेज से मुंसलिक नहीं रहेंगे, ऑफ कोर्स यू वुड लैग बिहाइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो विजिबल है हमारी सोसाइटी। वी आर फॉर बिहाइंड फॉर इंस्टेंस इन रिसर्च एंड इन एवरी काइंड ऑफ फील्ड। अगर एजुकेशन के अलावा और भी देख लें हम, वी आर वेरी मच बिहाइंड, वी आर स्टिल वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड कि हमें फॉर इंस्टेंस सोशल स्टेटस मिल जाए या पावर ओरिएंटेड जॉब मिल जाए, लेकिन एजुकेशन में स्टिल वी आर वेरी मच बिहाइंड। और इस चीज की हमें जो मैनिफेस्टेशन है वो रिफ्लेक्ट होती है कि हमारे एजुकेशन का बजट है वो भी कभी 2% से सरपास नहीं कर पाया, which shows that what is the priority of our state as far as education is concerned. So कहने को और भी बहुत सी बातें, लेकिन I think इतना इस टाइम से बाद दूसरे पार्टनर को देते हैं, then we will come back on this if you allow. Thank you फैजान। अच्छा, अब ऐना आपकी तरफ आते हैं। ऐना, आपने दोनों सिस्टम का एक्सपोजर है आपका जी। आपने थोड़ा सा कंपैरेटिव व्यू भी देना है कि यहाँ पे जो आपने ट्रांजिशन की है कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी में, तो क्या आपने मेजर जो डिफरेंसेस आपने फील किए, तो कैसा था आपका ये एक्सपीरियंस, और उसमें बाकी आप सारी जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं और एक्सपीरियंस हैं वो भी शेयर करेंगे। तो ओवर टू ऐना जी। Thank you so much for having me, first of all. So, मैंने जब transition किया था, तो what I found is that the Canadian education system is more flexible, updated, and modular. They want us to have a creative approach than an exam-centric approach per se. So, the studies are focused more on the skills rather than the syllabus.
Speaking of comparison, I would say that my bachelor's in Pakistan was heavily focused on as much theory as possible. And we used to stick to whatever the lecturer felt right, just sticking to the textbook, so on and so forth. So it always felt like a goal was to clear the exam rather than to actually learn. And you could not just think out of the box, apart from just, a few professors that we had who went to Europe, came back, and they were teaching us. Otherwise, the people who never left Pakistan, they were there. We were just, studying the same thing. But जब मैं यहाँ पे आई, तो it was actually a cultural shock in terms of studies as well, because my first class in Canada was a completely open-ended task. They were encouraged me to explore and study individually and encourage research. Everybody who was in my class wanted to research and wanted to learn on their own. So every subject had an industry exposure. And in terms of that, I would say that our education system in Pakistan has a lot to learn and improve. One major difference is there is no spoon feeding in terms of like thinking or coming up with the ideas. So we have to do everything by ourselves. Students do not rely on the instructors, and they do not have this victim blaming mindset. Oh, teacher ne padhaya nahi, or usko aata nahi hai. Okay, so he just came here, he did his job. Now it's our job to do. He can, of course, guide us, point us to the right direction, but it's not his responsibility to actually, tell us. The lectures more felt like a TED talk because they were more practical, enjoyable research and own learning rather than just depending on the instructor was required. And when I say spoon feeding, so there are mechanisms that are in place. For example, for me, I would say, the lecture was very interactive in terms of that because prior reading was required. So Abhi Faizan ne ye baat ki ke students have the non-serious approach in Pakistan. What I felt here that everybody here was willing to learn, and I never saw a person who said, oh, I didn't study. Because there was this understanding between the instructor and the student that this is for us and this is our job that we have to do. So the lecture was built from there, and people were asking questions that were really, really relevant. Apart from the fact that, oh, he was there to just guide us to the right direction. So the classes you could take would have, more holistic approach, and you would do whatever you are interested in. So it's a process of constant learning in Pakistan because the subjects are more conceptual. You cannot study one night before the exam, and because one textbook is not enough, you have to, because I did graduate studies, so that matters as well. People were working while studying because they know that their profession does not depend on whatever they're studying. So a lot of them had worked for like 15 years of their lives and then came back to studies just to, hone their skills. A lot of people were just working and studying, and everybody was busy. So we didn't have time to just, loaf around and sit there. So there were no shortcuts as well. You cannot just, ask your senior and tell him, oh, okay, so what kind of questions this professor is going to ask, because professors are going to ask you the questions from the problems that they work on last year. So professors were on their own league. Some even taught us from the books that they wrote. So it was actually got me really interested into learning after all, because plagiarism is like a crime here. So agar aap ye kahen ke, okay, I'll just, read those notes and just reproduce that in exams, that is not possible because exams are really conceptual, and failing with, just because you did plagiarism is not unheard of in Canada, at least. So now the question arises, like, how do you encourage constant learning? So I would say that education in Canada is much more along the lines of choose your own adventure. You can switch your majors midway your degree because you find them interesting. So nobody is losing time here. Nobody's life depends upon, the degree in order to get into the field because they are already working here. So, for example, our professors
gave us the part of the research problem they solved last year. Syllabus is top notch. They know what they're actually doing. So you do not have to just sit there and prostrate in front of them and say, like in Pakistan, they just consider us and themselves as somebody who got there before us. So that's it. So they don't think that they are some kind of superior creatures. You can just go there, talk to them. You are supposed to chart your own path. You become self-reliant, confident, and overall a very motivated person. And part of it has to do with the practical knowledge that they provide. All the syllabus, all the classes have this co-op or practical knowledge thing that you have to do. So you need to actually do your own research. Whenever you will go to the professor, he will tell you, bring something new. So you have to think out of the box. I think that's from my side, and yeah. Thank you, Anna. Wonderful. अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट कर लूं कि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप चूंकि हमारी वो जो है ना मेमोरी थोड़ी सी सबकी मुतासर हो गई है आजकल, तो अपने क्वेश्चंस थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें। ये जो असल जो डिबेट होगी हमारी, ये जब सारे दोस्त बात कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू होगी। जो इंटरैक्टिव सेशन जो है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा, तो आप अपने क्वेश्चंस याद रखिएगा। और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बात की है, जिससे भी मुतलका हो, आप अपना नाम बता दें, और जिससे आप पूछना चाहते हैं या सबसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप। तो जी, एना के बाद मायदा जी बेटा। Assalamu alaikum, everyone. I'm very impressed by what all the three people have talked about, and that's pretty much on my list. But I think I will dig a little deeper to add to what they said. Everything they said was very valuable. What Anna said is exactly what we do in our classrooms. But at this point, मुझे लगता है it's more of the approach we are taking to reach that point. हमें क्या करना चाहिए, पर वो कैसे करना is more important for us to learn. It's about learn. There is a technique called think about learning. Think how you are learning it. I have a simple question. अगर मैं अभी भी सबको कहूँ कि आंखें बंद करें और एक classroom को imagine करें, there is only one set way we will all imagine classroom. I wish we could do that activity right now, but I'm very short on time. We will all draw एक image जो सबके लिए identical होगी, जिसका सबका parallel thought pattern होगा. That shows that we have been very stagnant. We are not changing our learning procedures. When mobile phones came in, I'm sure it is not very, very old back in times. We all learned ourselves how to use mobile phones. और आज की date में, a lecture is adding less value than what mobile phone is adding in our life. And I will tell you why is that, in my opinion. It is because हम सब ने mobile phones को अपने use के लिए इस्तेमाल किया है. My father at home, he only uses it for phone calls. I use it for so many reasons. My sister uses it just for her pictures. My brother uses it just for his games. तो उसने हमारी life में इतनी value add की है on the basis that we learned ourselves how to use it. We became active learners of mobile phones. Nobody made us sit in classrooms. Nobody made us believe कि ये mobile phone ऐसे use हो सकता है. So that practicality should be applied to our life. Somebody was, I think Fizan was talking about the point जहाँ पर लिखा गया कि हमारी education updated नहीं है to relevant skills, which is very true. आज भी हम mass education कर रहे हैं जो कि industrialization के time पे start हुई थी. Today is the world of globalization. Today is the world of digitalization, and we are still stuck on mass education. पर वो कैसे change होगा? How are we going to bring it forward? How are we going to make it newer? Updated technology तो आती जाएगी. So that means the day I graduate from my college, उसके बाद जो भी technology आएगी मैं उसमें incapable रहूंगी because I have not been taught that in my classroom. That's not true. When you start becoming an active learner, जब आप कहते हो कि मुझे class notes से ज़्यादा सीखना है, for instance what Anna said, I don't want to repeat everything she said. She said कि वो खुद से self learning, self reading is what she practiced. जो transition में आया, same मेरे transition में आया. Earlier I was very frustrated क्योंकि classroom में notes नहीं थे, वो पाकिस्तान का system नहीं था, और मैं initially I was very frustrated. I did not transit so easily. मुझे हमेशा लगता था कि ये lecture sufficient नहीं है, पाकिस्तान का system बेहतर है. But now I have become an active learner. If something is happening new,
my brain as a muscle, it's a muscle, it needs exercise. It has been exercised to start thinking in a different way. मैं एक active learner बन गई हूँ in terms of any new concept that comes. I really don't need a teacher to particularly guide me to that point. मैं उसको कुछ समझ सकती हूँ, सोच सकती हूँ और फिर मैं अपने टीचर्स का इनपुट ले सकती हूँ. तो I think it's not just what students want, it's not just what teachers want, it's a fault on both ends. Pakistan mein, with all due respect to all the great teachers we have, I think we have the greatest teachers in the world. The teachers are so much, they want to manage, they want to control, they want to keep everything in a systematic way because unhe lagta hai this is how they're adding value. Because the student body is again not interested. They don't want to be a part of the learning process. So anything that I say beyond how our classrooms are different would be a repetition of what Anna said. But I think what we need to change particularly is our learning approach. How we are learning things. If we change that, I think वो change हो जाएगा. और change दुनिया की किसी भी industry के लिए important है. अगर change नहीं होता तो आज commercial flights नहीं होते. शायद मैं और Anna जहाँ पढ़ने बैठे हम वहाँ पढ़ने भी नहीं जा सकते क्योंकि flights were never commercial. So if airlines never changed, the world would be the same. So education, it seems कि ये सिर्फ बातें हैं, होना कुछ नहीं, but that change is very necessary. If we don't change education, then there is no change to learning procedures. Adding more to research, whatever Fizan and I think Isham, I'm so sorry if I'm taking the name wrong. आप लोगों ने जो mention किया, Pakistan system, why is it backward? Why is it not updated? Why is it not to the scale where the international education is? Because we are not adaptable to change. Agar aaj bhi some teacher leaves the classroom with a partial lecture, students frustrated honge. Students would say that they are not given proper notes, which I was originally when I moved into a UK system. But now after 3 years of my education, I value it. And I think I'll stop here because I myself wanted to be interactive, and I want people to ask me what they think of my system or like the UK system and how they would think that we can adapt it in Pakistan. So I'll stop here for anybody who has questions. Thank you, Maida. शफीक साहब और राना साहब, मेरी सजेशन ये है कि शफीक साहब पहले गुफ्तगू कर लें और उसके बाद राना साहब कर लें, बाकी आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं. जैसे सर बिल्कुल ठीक है. शफीक साहब, you have 10 minutes, sir. Sir, 10 minutes is a lot. I'm not going to talk that much. ठीक हो गया. जी, शफीक नाम है मेरा और मैं यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट में क्लार्कसन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे मैं डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग कोर्सेज पढ़ाता हूँ. प्रोडक्ट हूँ मैं पाकिस्तान से पंजाब यूनिवर्सिटी. बहुत सारी चीज़ें जो आप सब ने की, आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट, लेकिन अंडरग्रेड लेवल तक की जितनी भी चीज़ें हैं जो आप सब ने की बातें की, आई टोटली एग्री विद दैट. ग्रेजुएट लेवल पे अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरा जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का, दैट वाज वेरी सिमिलर टू any experience in any university anywhere in the world. And I had no culture shock when I moved abroad. जहाँ पे भी हम बात करते हैं, देखें हमारे पास ना तो उस्ताद बुरा है और ना ही स्टूडेंट बुरा है. ऑन एवरेज यही स्टूडेंट कहीं पे भी और जाते हैं, दे परफॉर्म एब्सोल्युटली फाइन. यही जो उस्ताद हैं कहीं और जाते हैं, दे परफॉर्म एब्सोल्युटली फाइन. सो देयर इज समथिंग एल्स दैट वी नीड टू चेक, एंड दैट इज डू विद प्रोसेसेस. तो जब मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा गया, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता था कंप्यूटर साइंस में, उससे पहले तो जो टीचर थे हमारे, उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया. और जब मिड टर्म एग्जाम आया तो हम लोगों ने तो स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी हम लोगों ने. हमने कहा जी ये क्या बात हुई, ये जो आपने एग्जाम दिया है ये तो हमें क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया. तो जो हमारे उस्ताद थे सर इदरीस, अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका जवाब बड़ा कमाल का था. उन्होंने कहा यार जो बात हमने क्लास में पढ़ ली
वो मैं एग्जाम में थोड़ी पूछूंगा, ये प्रॉब्लम तो हमने क्लास में सॉल्व कर ली थी। एंड दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है, अब उसी पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लैब्स थी, वी डिडंट हैव अ लैब अटेंडेंट, लेकिन जब तक आखिरी स्टूडेंट लैब में काम कर रहा था, लैब ओपन थी और जो भी आखिरी स्टूडेंट जाएगा वो लैब लॉक करके जाएगा। दैट वाज द रेगुलेशन ऑफ दैट पार्ट। Teachers did not spoon feed, right? And that I'm talking about Pakistan. So it's not the quality of the teacher, it's not the quality of the student, but there is something else, that is the process, that is the level of trust. Uske baad Korea was amazing. अब आप लोग हैरान होंगे ये बात सुन के कि कोरिया में किसी भी लेवल पे जो कोई भी कोरियन स्टूडेंट है वो अपने उस्ताद से सवाल नहीं करता। कोरिया का जो कल्चर है सुपीरियरिटी वाला, वो हमसे भी ज्यादा शदीद है। वहां पे कोरियन एक कौम, और जो उस्ताद ने बता दिया अगर उसने गलत भी बता दिया तो कोई स्टूडेंट उसको क्वेश्चन नहीं करता। ठीक है, बट दे आर डूइंग प्रीटी फाइन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि जी टीचर ने जो आके कह दिया स्टूडेंट वो करते रहते हैं। लेकिन जो जॉब टीचर ने दे दी स्टूडेंट्स को, अगर उसने कहा ना कि पूरा दिन ये काला रंग है, ये इस पेपर पे तू करता रह, तो करता रहेगा। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एंड दे आर स्टिल डूइंग ओके। Then I was in Ireland for some time. Then I was in the Middle East का हाल हमसे भी पाकिस्तान के हवाले से बुरा, and then I'm here in the US. And I'll tell you that पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है शायद यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के मुकाबले में। ठीक है, सिमिलरली जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट। In graduate courses, you just tell students the main notions, you tell them what's happening in industry, you give them all the tools, sometimes just guide them to the right tools, and then you tell them to do it themselves, and that's what they do. So what's the difference? The difference is the process, the environment. अब उस process में 3-4 चीजें। For example, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था ये पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पिछले कोई 5000 साल से, वहां पे जो उस्ताद है वो अपना स्टूडेंट खुद चुनता था और फिर वो अपनी मर्जी से पढ़ाता था। This is what is ingrained, that is what's rooted, that is what the thought process is. Teacher is the boss. Teacher controls what happens. But we can't do that anymore. यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे तो अभी भी एडवाइजर अपने स्टूडेंट खुद चुनता है, लेकिन अंडर ग्रेड लेवल पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है। यू स्टिल हैव टू डील विद व्हाटएवर क्रॉप यू गेट। प्रोसेस जो है यहाँ पे देयर इज अ बैलेंस। जो सिलेबस में अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आई स्टिक टू इट, आई डोंट चेंज। I don't budge if some student comes in and says, hey, professor, can I give my homework late? Lekin agar my policy says I will not accept late homework, then I will not take that homework. And that is allowed and I'm protected doing that. Similarly, जो है resources, वो एक बहुत बड़ा issue है। हम लोगों को हमारी पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देख लें और उनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसको आप कंपेयर करें यूके के या पाकिस्तान के फीस स्ट्रक्चर से, एंड देन यू विल रियलाइज हाउ मच लेस मनी एंड रिसोर्सेज आवर यूनिवर्सिटीज हैव। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सेम mechanisms? So that is difficult, but still I guess if we improve some processes we are able to do that. But at the end of the day, जो बहुत important चीज है जो thought process के हवाले से, वो ये है कि अगर यहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो डायलॉग और जो स्पेस है that is free of fear,
respect is defined separately. We need to change that narrative as a teacher's level. पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे थे और एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि सर जो आप कह रहे हैं ना इस तरह होता नहीं है। तो टीचर ने कहा यार ऐसे ही होता है। स्टूडेंट ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं होता। उस्ताद ने कहा कि बच्चे तू खामोश हो जा, ऐसे ही होता है। उसने कहा जी आप कहते हैं तो मैं चुप कर जाता हूं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। Right? After class finished, teacher took the whole class to the lab and showed us that teacher was right. Student apologized and he said, oh, he was not sure of this change in the new version of the software. Right? लेकिन क्या इससे उस स्टूडेंट का ग्रेड खराब हुआ? नहीं. That is the process that if teacher understands कि student अगर ये debate में interested है, it's not a sign of disrespect. जब जहां पे खौफ और fear और respect का ये level होगा, वहां पे सच्चाई को खोजा ही नहीं जा सकता. So if we can just fix that part where students and teacher can collaborate to learn, then we will have a lot better with whatever resources we have. But I'm happy to answer any questions in terms of differences in approaches or differences in environment or infrastructures if you guys are interested. But that's all I had to say, that all we need is change that environment of dialogue, interaction, and redefine this notion of respect and learning. That's it. Shafique sir, thank you very much. बड़ा आपने टाइम को बड़ा मैनेज किया, 1 मिनट पहले आपने कंक्लूड करी। जी सर बस क्या करें, बड़ी कैलकुलेशन है जी। राणा साहब, अच्छा राणा साहब आप से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इस पे फोकस करें कि लर्निंग जो है वो प्रोसेस है क्या। चूंकि आप टीचर ट्रेनर भी हैं और एजुकेटर भी हैं, तो आप इस पे थोड़ी गुफ्तगू कीजिएगा। तो ओवर टू राना गुलाम मोहीउद्दीन साहब। जी राना साहब। राणा साहब अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज आ रही? जी जी आ रही। मैं बात शुरू करूंगा अपने एक एक्सपीरियंस से। जब एक क्लास मुझे मिली, बल्कि मैंने खुद सिलेक्ट की क्लास, कोई 6ठी क्लास के स्टूडेंट्स थे और एज उनकी काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन स्कूल ने उन्हें टोटली फेल कर दिया था। मैंने उनको स्टूडेंट्स को रोका और प्रिंसिपल से बात की कि ये बच्चे आप मुझे दे दें, मैं इन पे एक्सपीरियंस करता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि लर्निंग क्यों नहीं कर रहे, इनकी लर्निंग क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि ये 2-2 साल से फेल हो रहे हैं, अब हमारे पास स्कूल में गुंजाइश नहीं है इनको रखने की, इनका एज लेवल भी बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, स्कूल की पॉलिसी ये नहीं है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि इनको आप सिर्फ वैसे मुझे दे दें, ये सिर्फ मैं अकेला ही पढ़ाऊंगा उन्हें और कोई आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। अब एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि उनको प्रॉब्लम क्या है, वो लर्न क्यों नहीं कर रहे। तो जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स उनके साथ मैंने किए, तो मुझे मालूम ये हुआ कि उनकी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है और उनकी लैंग्वेज से मुराद है रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन का प्रॉब्लम है, और उनके मैथमेटिक्स के इवन बेसिक्स जो चीजें हैं उनका प्रॉब्लम है कि उन्हें बेसिक प्रिंसिपल्स ही नहीं पता। तो मैंने उन्हें ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि उनकी लिसनिंग और उनकी विजुअल कॉम्पिटेंस जो है वो बढ़ाने के लिए रोजाना उनसे एक्सरसाइज करवाता। कोई स्टोरी सुनाता, स्टोरी बीच में रोक देता, फिर उनसे पूछता कि स्टोरी का में मैं किस बात का जिक्र कर रहा था।
इसमें जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है स्टोरी में वो पूछता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो 2-3 महीने के बाद वो इस काबिल हो गए कि वो तवज्जो से सुनना शुरू कर दिया। फिर उन्हें लिखना जो है वो उससे भी मुश्किल था, लेकिन उसके लिए भी मैंने जो लेटर्स थे उर्दू और इंग्लिश के, उन लेटर्स को बना के टेंजिबल फॉर्म में, तो बोर्ड को भी उस तरह से चेंज करके, तो उनको लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनाने और वर्ड से सेंटेंसेस बनाने क्लास में शुरू किए। 1 महीना कोई उनमें लग गया। अब वो स्टूडेंट्स जो थे वो मुझे ये कहते थे कि हम पहले ही कुछ नहीं आता हमें, तो आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। स्कूल वाले भी कहते थे कि आप इनका वक्त जाया कर रहे हैं, अभी तक तो आपने बुक्स स्टार्ट ही नहीं की, जो उनकी साइंस की है या इस्लामियात की है, उर्दू की है, इंग्लिश की है। आप वो बुक्स तो अभी तक आप मंगवा ही नहीं रहे इनसे, ना कॉपीज मंगवा रहे ना बुक्स मंगवा रहे। बहरहाल जब मुझे यकीन हो गया कि आप इनमें से तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो इस काबिल हो गई है कि वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनको लिख सकें, लिखा हुआ पढ़ सकें, तो तब मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। तो वो एक चैप्टर, एक लेसन जो हो सकता है 2 दिन में, 3 दिन में खत्म होता हो, उर्दू का या इंग्लिश का या साइंस का या सोशल स्टडीज का, वो 2-2, 3-3 लेसन एक ही दिन में बच्चे खुद ही पढ़ के, खुद ही अंडरस्टैंड करके, खुद ही उसका आंसर दे देते थे। तो बहुत तेजी के साथ उन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया। जो बाकी बच्चे करते हैं 8 महीने में, 9 महीने में, वो उन्होंने 3 महीने में सारा सिलेबस खत्म कर दिया। जब एग्जाम हुआ तो वो सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। और उसके बाद सिर्फ पास नहीं हुए, उसके बाद जो उनकी जो फ्यूचर लाइफ है ना, वो भी, चूंकि मैं 5-6 साल उसी इलाके में रहा, तो वो मुझसे मिलते रहे, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये फ्यूचर में भी बहुत कामयाब है बच्चे। एक्चुअली जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है जो किसी लर्नर में परमानेंट चेंज पैदा करता है। जो नॉलेज है वो आप किसी को देते हैं तो वो नॉलेज रजिस्टर होता है, थोड़ा सा मेमोराइज होता है, कुछ देर के बाद उसे वो खत्म हो जाता है, भूल जाता है। और अगर वो नॉलेज उसके किसी प्रीवियस नॉलेज के साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर तो बिल्कुल ही उसका कोई फायदा नहीं होता। तो जो चीजें लर्निंग का प्रोसेस जो होता है, ये होता ही ऐसे है जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं। अब फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड करेंगे तो थर्ड पे जाएंगे। इस तरीके से लर्निंग डेवलप होती है। और वही स्टूडेंट्स जो बहुत ही वीक थे, बहुत ही स्लो थे लर्निंग में, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। लर्निंग आमतौर पे 3 पैराडाइम्स में होती है, 3 डोमेन्स में होती है। एक डोमेन जिसे कहते हैं थिंकिंग डोमेन है, उस डोमेन में होती है। उसमें सबसे इनिशियली जो है वो सिर्फ नॉलेज होता है, उसके अगला स्टेप अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके बाद एप्लीकेशन होती है, उसके बाद एनालिसिस होता है, और उसके बाद सिंथेसिस होता है, और आखिर में इवैल्यूएशन होती है कि वो स्टूडेंट इवैल्यूएट कर सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉलेज ना हो तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अप्लाई कर सके, या एप्लीकेशन नहीं कर सकता लेकिन एनालिसिस कर सकता हो। तो ये एक किस्म का लीनियर जो प्रोसेस होता है लर्निंग में। दूसरी डोमेन होती है साइकोमोटर डोमेन। उसमें स्किल्स आती हैं, लैंग्वेज आती है, उसमें ड्राइंग आती है, उसमें ड्राइविंग आती है, उसमें कुकिंग आती है, उसमें लेबोरेटरी में चीजों को हैंडल करना आता है। और आखिरी जो डोमेन होती है वो होती है अफेक्टिव डोमेन।
अफेक्टिव डोमेन असल में वो ये बताती है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट इज लेस गुड, व्हाट इज बिग गुड। ये चीजें जो है ये प्रोसेस के नतीजे में लर्नर सीखता है। अब लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आमतौर पे इस वजह से होते हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग होती है ना पाकिस्तान में, वो ज्यादातर क्या तकरीबन 99% जो है ना वो एक ही डोमेन में होती है, और वो डोमेन होती थिंकिंग वाली, कॉग्निटिव डोमेन जिसे कहते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन में ही होती है। और उसमें से भी जो चेक की जाती है, जिससे सर्टिफाई किया जाता है कि ये बच्चा लर्नर, अच्छा लर्निंग होगी या इसकी, यानी इवेल्युएट किया जाता है उसे, वो भी सिंपली रिटन वर्क की होती है, ना उसकी वर्बल वर्क की होती है, ना उसके प्रैक्टिकल वर्क की होती है, और ना ही उससे कोई अप्लाई किया जाता है। वो स्टूडेंट कहीं अप्लाई करके तो उसका रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से उसे कोई ग्रेडिंग मिलती है या उसे कोई अप्रिसिएशन मिलती है। ये प्रोसेस जो है हमारे यहाँ मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी जो कमी है, डेफिशिएंसी है पाकिस्तानी एजुकेशन में, और मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ खास तौर पे सिर्फ हायर सेकेंडरी तक की, ग्रेड 1 से 12 तक। आजकल मैं यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स अंडरग्रेड लेवल पे। वहां पे मैं देखता हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस जो है ना, वो हमें ना आप सवाल पूछे, यानी जो क्वेश्चन आपने करवाया है ना हमें वही पूछें। 2x2 मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना सिखाया है या उसको इनवर्स निकालना सिखाया है तो वही पूछे। 3x3 पे ना हमसे पूछे कुछ भी, और 3x3 मैट्रिक्स में भी वो पूछें जो करवाई है क्लास में, बोर्ड पे। जो आपने नहीं सॉल्व करवाई वो नहीं पूछना आपने हमसे। ये हमारा जो इस प्रैक्टिसेस हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे, या स्टूडेंट्स की प्रैक्टिसेस हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है जो मैं फील करता हूँ। शफीक साहब ने बहुत ही अच्छे टीचर से और बहुत ही अच्छे जो एक डिपार्टमेंट अभी ग्रो कर रहा था, जिसमें लोग अभी बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस का जो वो कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसमें इन्होंने किया। तो ये फर्स्ट बैच था या सेकंड बैच था, लेकिन अब अगर उसी कॉलेज में या उसी जगह पे मैं जाके देखता हूं तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा जैसे शफीक साहब के साथ उनके टीचर अदरीस साहब ने किया था। आप इंडिविजुअल्स जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, बहुत बुरी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मैं गवर्नमेंट साइड पे टीचर्स ट्रेनिंग में सारी जिंदगी रहा हूँ, टीचर्स को ट्रेनिंग देता रहा हूँ हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, और टीचर्स के बाद हेड मास्टर्स या टीचर्स को ट्रेनिंग देता रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ सिलेबस एंड करिकुलम एंड हाउ टू डेवलप द करिकुलम। तो मैं ओवरऑल बात करता हूँ, ओवरऑल हालात जो हैं हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे बात इंडिविजुअल केसेस में लगते हैं। मैं भी इसी सिस्टम से पढ़ा हूँ, मेरे भी बात टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओवरऑल हो रहा है पाकिस्तान में वो मैं भूल जाऊं या उसको मैं इग्नोर कर दूं। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि मैंने भी वक्त पे ही अपनी बात पूरी कर ली है। हाँ बिल्कुल, बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपने भी वक्त पे की है, और शफीक साहब ने भी कंप्यूटर साइंस को पूरा इस्तेमाल किया कैलकुलेट करते हुए। तो बहुत शुक्रिया राना साहब और एवरीवन। और अब क्वेश्चंस और कमेंट इंटरेक्शन के लिए ओपन है। तो नदीम मलिक साहब बड़ी देर से हैंड रेज कर रहे हैं। जी नदीम साहब, ब्रीफ सा अपना तारुफ करवाइएगा और ये भी बताइएगा कि आपका सवाल आप किससे पूछना चाह रहे हैं। जी नदीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम मलिक है और मैं इस्लामाबाद बेस्ड एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अच्छा, मेरे सवाल करने से पहले और मेरे कमेंट्स करने से पहले कमेंट सेक्शन में बहाउद्दीन नोल साहब हैं,
उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको मौका दूं, उसके बाद मैं अपना सवाल करूं। नदीम साहब आप अपना सवाल कीजिए, ये आपका, आप करिए, उनके बाद उनको मैं देता हूँ, आप करिए आप। चलें ठीक है। सब जो स्पीकर्स थे, जो स्पेशली जो स्टूडेंट थे और जो टीचर्स थे, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस उन्होंने किया। लेकिन जो बहाउद्दीन साहब का कमेंट था, मतलब उससे भी मुझे मतलब एक बहुत एक पॉइंट मिला कि मतलब जो 4 स्टूडेंट स्पीकर्स थे, उन्होंने इस हवाले से बात की कि मतलब जो प्रिविलेज्ड वन हैं, कि जिनको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं या कुछ ना कुछ करके वो कहीं ना कहीं से अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी अरेंज कर लेते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप अरेंज करने के बावजूद भी जो है कुछ ना कुछ हमें अपनी पॉकेट से लगाकर जो है वो फॉरेन स्टडीज के लिए या हायर स्टडीज के लिए आगे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अंडर प्रिविलेज्ड हैं, लाइक वो अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहें तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तान से बाहर भी। नदीम साहब ये सवाल किससे आप पूछ रहे हैं? इस सवाल का जवाब कोई भी देना चाहे। मैं तो बेसिकली लॉ फील्ड से हूँ, अगर एना इस स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से जवाब देना चाहें या पाकिस्तान में जो है फैजान अगर वो इसका जवाब देना चाहें तो। जी है ना, ये लॉयर टू लॉयर क्वेश्चन है, प्रोबेबली आप जवाब दीजिए इसका। Okay, so उनका क्वेश्चन ये है कि नॉन प्रिविलेज लोग, I have a bit of experience of teaching in Pakistan. What Rana Saab said, I did that part time because I live in a village in Pakistan. So I started let's just do something in my free time. जब मैं उनको पढ़ा रही थी तो one day the student who was in 5th class, he had gone to English medium school और उसको 10th सिखाने थे। तो अब मैं उसको शुरू से बता रही हूँ वर्ब की फॉर्म्स और टेंस कैसे स्ट्रक्चर करते हैं ये वो। तो नेक्स्ट डे हर मदर कॉल्स एंड सेज जो कॉपी पे सेंटेंसेस लिखे हैं ना बस वो याद करवा दो। सो इट्स द होल माइंडसेट एंड दे वर लाइक हमारा तो इकलौता बच्चा है वो तो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता। सो it's not about the underprivileged or non-privileged. I came from a village. You would say, okay, I had a lot of opportunities. I did not have them. I went to Punjab University. Before that, I went to a government school. And when I went to Punjab University, I started exploring my ways. Nobody would believe me. I did not tell even my parents when I applied to McGill University. I told them when I had the admission in my hand. So it's about, it's a two-way process. So once, they say where there is a will, there is a way. So jab jisne rasta dhoondna hai, he will find the way. I came here, nobody ever heard of Canada. I am from a village and they were like, oh, like I specifically heard, my parents had to hear कि लड़की को बाहर भेजेंगे तो कल को पता चलेगा क्या होता है। And I had like partial scholarship. I did not have a full scholarship, and my one semester fee was $10,000. And everybody was like, "Ladki pe paisa lagayenge," So when you say how opportunities need to be created, it's a will. We have a lot to learn. I am not saying, like when he said that, it's all for the people who were privileged. I did not come from a privileged background, of course. Like my parents, are educated, they knew what I wanted to do, and there was something that I wanted to do as well. So everybody says Canada may, at least law may, if you specifically answering that question, if you are from sciences field, you contact your professor for graduate studies, they have a funding, they fund you for that. Law में वैसे ही funding के थोड़े से कम हैं opportunities, but for me, my proposal was so good that university itself gave me the partial scholarship. So you just have to keep asking, keep striving, and it's just the survival of the fittest, I would say. On the other hand, the Indian people, maybe it's about opportunities as well. उनके पास उनको हर ग्रेजुएट स्टडी के स्कॉलर ने उनको एक्सेप्ट किया हुआ था. They had scholarships, they come here, they apply for 1 year, they get it, and they just keep asking. So it's more of a two-way process, and I again would say we need to just
have this mindset gone where we say we are underprivileged. We are not. So it's just one obstacle, one more obstacle, I would say. But speaking from like being a lawyer in Pakistan and being a female and coming here from a village, I would say it's not easy, but it's doable. Yeah. Thanks. Good. Thank you, Anna. शाहिद साहब इससे पहले मेरी एना से बातचीत भी हुई है इस बारे में, और मैं ये चाहूँगा कि हम इनको मुकालमा के ग्रुप में भी ऐड करें, और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, लॉयर्स के हवाले से हम एक सेशन अगर रख सकें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो इंडियंस अवेल करें या दूसरे कंट्रीज़ के जो लॉयर्स हैं वो अवेल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी उसको अवेल करने में भी बहुत पीछे हैं। ठीक जी। फुरकान और फुरकान जी के बाद मोहम्मद अब्बास और फिर शुमाइला। जी फुरकान। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फुरकान है और मैं क्वाइद-i-Azam यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू लर्निंग हो रही होती है, तो वो एक जाहिर सी बात है, जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे वालिदैन के ज़हन में एक पूरा सोशल अपवर्ड मोबिलिटी का कंसेप्ट होता है कि हमारे बच्चे पढ़ के अच्छा कमा लेंगे या उस तरह कर लेंगे ना। तो उसके जो दौरान सारा एक जो पूरे प्रोसेस में उनके ज़हन में जो सारा एक होता है कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो जरा सुश्ता जुबान में बात करता है, वो उसके अदब आदाब अफसरों वाला या ना उनके ज़हन में वो पूरा कंसेप्ट बन जाता है ना। तो जो लर्निंग है वो तो सर जो शुरू से ही हमारा जो एक इसमें पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा एब्सर्ड सा हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो ना अपनी जुबान में सीख पाता है, उसको एक घर में अलग जुबान बोली जा रही होती है, जो वो स्कूल होता है वहाँ पे वो एक अलग किस्म की जो पूरा लर्निंग का प्रोसेस है वो चल रहा होता है। और दूसरा जो पूरी लर्निंग है उसमें एक डर होता है ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या जो दूसरे स्कूल हैं उनमें तो बाकायदा मारा भी जाता है, उनको डरा के पढ़ाया जाता है बचपन से ही, और फिर उनके जहन में यानी एक अजीब से किस्म का वो इंसेंटिव डाला जाता है कि आप मैट्रिक कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, या आप एफएससी कर लेंगे तो आप जो है वो सुकून आ जाएगा आपकी जिंदगी में, या डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर आ जाएगा सुकून ना। तो वो जो पूरा एक जो कि कभी भी नहीं आता ना। तो मेरा सर ये है कि ये हमारा क्या जो सारा प्रोसेस है उसके कुछ शुरू में ही जो है बच्चा वो पटरी से जो है हट जाता है, तो वो फिर लर्निंग किस तरह हो पाएगी इस सारे निजाम के अंदर रहते हुए? फुरकान आप किससे चाहेंगे, कौन जवाब दे आपके सवाल का? सर शफीक साहब देने या अपना जो पाकिस्तान से थे टीचर, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, दोनों में से कोई भी। जी गुलाम मोही-उद दिन। जी राणा साहब आपने सवाल सुना? जी मैंने सवाल सुना। जी जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी कॉमन जो हमारी खराबी है सिस्टम की, कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना वो उनके पेरेंट्स के ज़हन में ये होता है कि ये जॉब जो है ना इन्हें मिलेगी या अफसर बनेंगे, साहब तो हालांकि एजुकेशन का पर्पस जो है ना वो ये होता ही नहीं है। वो लर्निंग का पर्पस जो होता है वो होता है कि खुद वो सोचेंगे कि वर्ल्ड को समझेंगे, अपने पढ़ने के सीखने के काबिल बनेंगे, जो स्किल सीखनी है वो स्किल सीखने के काबिल बनेंगे। तो वो स्किल तो सीखी नहीं होती उन्होंने तो एग्जाम दे के फीस दे के डिग्री ली होती है, सनद ली होती है। तो इसकी वजह ये प्रॉब्लम्स जो बता रहे हैं इनकी वजह ये है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। बास साहब आप कीजिए और उसके बाद शुमाइला जी। बास साहब मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू सर, जो आपने बात की है प्रोफेसर राना जी ने, आई थिंक आई कॉन्ट्रडिक्ट दिस, क्योंकि कुछ फील्ड्स ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है उसका। तो अगर मेरा लाइफ का पर्पस एक सर्टेन फील्ड में एम्प्लॉयबिलिटी है और मैं उससे रिगार्डिंग कुछ एजुकेशन प्रैक्टिसेस सीखना चाहती हूँ और उसका एंड रिजल्ट अगर मेरी अनएम्प्लॉयबिलिटी होगी, तो वो सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन होता है वहाँ पे। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ
कि लर्निंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी होता है, वो उनका लाइफ का पर्पस होता है, तो उस केस में फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे हम? असल में जो राना साहब ने मैं कहा ना, स्कूल एजुकेशन मैं कंपल्सरी एजुकेशन जितनी नेसेसरी होती है ना 12th ग्रेड तक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे जो हायर एजुकेशन है उसका तो पर्पस ये होता है ना, एम्प्लॉयबिलिटी या प्रोफेशन की तरफ जाना होता है ना, वो तो लर्निंग ही और होती है। जी ठीक है, मे बी आई लॉस्ट द मैसेज देयर, थैंक यू। अच्छा सॉरी, राना साहब ने जो कहा ना सनद लेते हैं, ये वो सनद है जो वक्त जरूरत काम नहीं भी आती कई दफा। जी जी अब्बास, मोहम्मद अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ फेडरल गवर्नमेंट के जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर, और मैं पिछले तकरीबन 14-15 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। और मेरी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो एमए इंग्लिश है, और मैंने एमएस एजुकेशन भी कर रखा है इस्लामिक इंटरनेशनल से। सर मेरा क्वेश्चन ये है, चूंकि यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है और जो स्कॉलर्स हैं वो काफ़ी जो है वो इसमें एक्सपर्ट हैं, मैंने कुछ और भी जो मतलब लाइक कनाडा, अमेरिका और इन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा है, और थोड़ा सा मैंने इस्लाम को भी देखा है कि वो कहते हैं कि बच्चे की को इस्लाम ये कहता है कि बच्चे को 7 साल आप ना छेड़ें। और मैंने जो फिनलैंड या कनाडा, बरतानिया, यूके इसको यूएसए को भी, इवन मैं वहाँ विजिट भी किया है मैंने रिसेंटली वहाँ पे, उनके एजुकेशन सिस्टम को मैंने थारोली ऑब्जर्व किया है। वहाँ पे स्कूल गोइंग एज जो है ना वो मैक्सिमम 6 इयर्स है, जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम देखते हैं कि 2.5 से 3 साल का जो बच्चा है उसको हम स्कूल में डाल देते हैं, प्री स्कूल गोइंग या नर्सरी या इस तरह, और फिर उसको मतलब अनाड़ी लोगों के हाथ हम चढ़ा देते हैं, मॉन्टेसोरी ट्रेन टीचर्स भी नहीं होते और इस तरह की। तो हम अगर एक क्यों हमारी जो ये सोच है, ये लर्निंग जो है इसकी तरफ मेच्योर नहीं हो रही, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि लर्निंग जैसे मोहिउद्दीन साहब ने फरमाया कि ये एक प्रोसेस है, और मैं तो ये भी बल्कि कहूँगा कि लर्निंग जो है ये फ्रॉम सिंस कंसेप्शन जो है ये स्टार्ट हो जाती है, मतलब इवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। सो हम इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे, और अपने बच्चे को हम क्यों इतना वो स्ट्रेस कर रहे हैं 2.5 ईयर या 3 इयर्स में, ये मेरा क्वेश्चन है। अब्बास साहब किससे पूछना चाहते हैं? ये अगर शफीक साहब जवाब दें तो काफी बेहतर होगा। जी शफीक साहब। जी सर, ये जो है ना पाकिस्तान में ये जो एज है कि किस एज में, और इस्लाम के हवाले से मैंने 2-4 लोगों के जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के हैं नजरियात। एक फैमिली जो है उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने अपना जो बच्चा है उसको पहले उन्होंने कहा जब 4 साल 4 माह 4 दिन का होगा तब बिस्मिल्लाह कराएंगे। कुछ लोग जो हैं वो उसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में जो है वो ये है कि यूपी के जिसको कहते हैं यानी प्री किंडरगार्टन, वो यहाँ पे भी इवन सरकारी स्कूलों में भी है। जब बच्चा 4 साल का हो, 5 साल का, तो उसको वो किंडरगार्टन में भेजते हैं, लेकिन वो पहले साल उसको लिखना कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ खेलने देते हैं, ताकि जो जो बिल्कुल शुरू में राना साहब ने एक बात की ना, अब राना साहब अथॉरिटी या लर्निंग पे और खासतौर पे स्कूल में बच्चों के हवाले से पाकिस्तान में वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों की जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको डेवलप करें, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करें, और दैट इज पॉसिबल विद प्लेइंग एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ रंगों के हवाले से, स्टेटमेंट्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, और उसमें उनको कोई किताब नहीं दी जाती, ठीक है। यानी अगर बच्चे से अपनी फैमिली के बारे में आपने कुछ पूछना है तो हर बच्चे से आप पूछते हैं, हाँ बच्चे तेरी फैमिली में कितने लोग हैं, तो हर बच्चा अपनी फैमिली के हवाले से बताता है। सो दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स, बजाय इसके कि जनाब मेरा नाम असलम है, मेरे 3 भाई हैं, हर बच्चा वही याद करे, उसकी बजाय द प्रोसेस इज to make sure that every individual gets their individual thought process started at that level. Unfortunately, हमारे यहाँ किताब को रट्टा लगवा दिया जाता है, which shouldn't be. जहां तक एज का ताल्लुक है, तो अब फिनलैंड वाले जो हैं या इवन जापान वाले तो पहले 2-3 साल कोई एग्जाम भी नहीं लेते। तो ये सारी दुनिया में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो चीज़ मुझे आपसे इत्तफाक है वो यही है कि जो किताबें बच्चों को 3 या 4 या
5 साल की उम्र में लगवाई जाती हैं. Probably that's too much of a stress. Maybe there can be a policy to handle that. और सबसे अच्छी अप्रोच यही होगी कि जो खास तौर पे उस एज पे बच्चों के अगर वालिदैन पढ़े लिखे हैं और उनके पास अपने बच्चों के पास के लिए टाइम है, so they can probably homeschool them with those trainings, cognitive practices. But that's pretty much how my take on this is. But probably Rana Saab can give a much better insight into the age group and stuff. मैं सिर्फ एक इस सिलसिले में ऐड करूंगा एक ही बात कि अगर किसी को शौक हो तो वो जो फिनलैंड फिनोमेना नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है, हाँ, वो देख लें, नेट पे अवेलेबल है. वो एक अमेरिकन प्रोफेसर ने स्टडी किया था कि फिनलैंड के बच्चे जो है ना, वो साइंस और मैथ के जो 8 ग्रेड के टेस्ट होते हैं एनुअली, कोई 36 कंट्रीज हैं जो वो टेस्ट देते हैं जिनके बच्चे, तो वो हमेशा फिनलैंड ही सबसे बेहतर क्यों पोजीशन लेता है. तो उसमें उसके जवाब में ये बात एक बहुत ही जरूरी है जो ये अभी सवाल किया गया कि वो 7 ईयर से कम एज में बच्चा स्कूल नहीं भेजते. उनके 9th ग्रेड में जो बच्चे बच्चियां होते हैं वो बालग होते हैं. 8th और 9th ग्रेड में जो बच्चे होते हैं वो 18 ईयर्स के होते हैं. हमारे 18 ईयर्स में ग्रेड 12 कर लेते हैं एवरेज बच्चे जो है. लेकिन वो बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे हैं उनके फिनलैंड के, और साइंस में भी बहुत अच्छे हैं. और उन बच्चों को जो बुनियादी तौर पे उन्हीं में से साइंटिस्ट और फील्ड में जो जाते हैं ना, वो सक्सेसफुल होते हैं आगे लाइफ में जाके भी. उनकी सक्सेस की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है. तो ये सारी बातें उस डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट की हुई हैं. अगर किसी को शौक हो तो वो देख सकता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राना साहब जी. शुमाइला, और शुमाइला के बाद फवाद साहब हैं और अमरीन हैं और रिजवान साहब भी काफी देर से. काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जरा प्लीज क्विकली कीजिएगा ताकि सबको मौका मिल सके. जी शुमाइला. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है तो मैं आई एम PhD स्कॉलर, आई एम डूइंग PhD इन एजुकेशनल साइकोलॉजी फ्रॉम लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी. अच्छा, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन का जो मसला है ना, जो मुझे लगता है हम करवाते हैं लर्न टू कवर, हम लर्न टू अनकवर नहीं करवाते. तो मेरा शफीक चौधरी साहब और एना और माइदा से सवाल है कि इंटरनेशनली आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों के भी डिफाइंड सिलेबस होते हैं कि भाई ये आपने इतने टाइम में स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट्स करवाने हैं, या जैसे अभी मैं PhD भी की है तो हमें भी एक आउटलाइन दी गई थी कि भाई ये आपकी चीजें जो है ना PhD में भी हैं हमारी आउटलाइंस ना. तो आप अभी यहाँ पे जो मायदा बात कर रही थी कि वो एक्सप्लोर करते हैं हम, तो एक्सप्लोर भी क्या, उसमें क्या चीजें डिफाइन है आपकी ना, और क्या इसी तरह सिलेबस बताया जाता है कि भाई आपने इसको कवर करना है? जी मायदा आपसे शुरू करते हैं. शफीक साहब चूंकि सीनियर हैं तो उनकी तरफ बाद में आते हैं. मायदा है ना, फिर शफीक साहब. जी. Definitely there is a structure. Without structure it becomes very difficult to timeline. पर वो स्ट्रक्चर सिर्फ टाइमलाइन रिस्ट्रिक्टेड होता है कि उस टाइम फ्रेम में आप कुछ अचीव कर सकें, आप अपना प्लान कर सकें. स्ट्रक्चर डजंट डिफाइन हाउ क्विक और हाउ स्लो यू लर्न. हमारे लिए लर्निंग आवर्स, द अमाउंट ऑफ रीडिंग टाइम वी एलोकेट, उसको प्लान करने के लिए स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, बट वो स्ट्रक्चर डेफिनेटिव नहीं होता. डिफरेंस कहाँ आता है? in terms of how much information is given to us and how much information is expected from us. अब जैसे बात हो रही थी कि हमारा कोर्स कितना है और कोर्स का कितना रिफ्लेक्शन एग्जाम में होता है. what we are taught in class is not what we are examined. एग्जाम उसका एक इवेल्युएटिव बेस होता है. प्रोफेसर शफीक ने भी पहले मेंशन किया था कि अंडरग्रेड लेवल से स्टार्ट नहीं होता, बट इन माय एक्सपीरियंस मेरे लिए ये अंडरग्रेड लेवल से स्टार्ट हो गया था. वी वर टॉट टू लर्न आवरसेल्फ. Information given to us was restricted. So given syllabus hota hai, if I'm answering your question, but it's not restricted to how you're going to learn that syllabus. Uske liye different approaches, videos provide ki jati hai, readings provide ki jati hain, there are seminars, there are workshops, there are case studies. So uski approach to reach that syllabus varies according to different students in my case. Ji, thank you. Ji, Anna.
I would like to just, base my answer on what Maida said. The basic difference, we have the syllabus, but the difference is everything is predefined. We can see the full picture right from the start. So we have online portals, we have all the materials posted there. We know how, we need to start. हमें अगर keep up करना है तो हमने कितनी दूर से भाग के आना है in order to, just keep up with the readings. So this is what I would say, that if they are, for example, if they are going to tell us about the bulb, they are not just going to say that, okay, this is an object that gives you light. So there are readings, they will just tell you required readings, these 2 books, and these are the optional readings. So you are given that kind of freedom there, and then that's how you navigate. Yep. Okay, Anna, thank you. जी शफीक सर. जी बिल्कुल सिलेबस होता है खासतौर पे अंडरग्रेड पे, तो वी गिव दैट सिलेबस. मैंने अपना जो एक प्रोग्रामिंग कोर्स का सिलेबस है ये मैंने चैट में डाल दिया. इट इज still less detailed than some members. और इसके अलावा this is like a syllabus is like a contract between the faculty and the students, right? तो उसमें मैं तो खास तौर पे जो इसमें है, it is very structured in the sense कि किस हफ्ते में हमने कौन सी चीज कवर करनी है. everybody everything is known. किन चीजों पे क्विजेस हैं, किस तरह से होंगे, कौन से टॉपिक्स हैं, एंड दैट इज ऑल गिवन. उसके बाद जो हमारे होमवर्क्स या सिलेबस हैं उनका रूब्रिक इज ऑल डिफाइंड. और नॉर्मली सेमेस्टर शुरू होने से पहले ऑल द मटेरियल आई मेड इट अवेलेबल टू अंडरग्रेड स्टूडेंट्स. ग्रेजुएट क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत डिफरेंट होती हैं. उनमें आमतौर पे हम लोग वो कोर्सेज ऑफर करते हैं जिनमें हम खुद रिसर्च कर रहे होते हैं. जैसे अभी मैं अगर कोई सेमिनार या अप्लाइड मशीन लर्निंग का कोई कोर्स ऑफर करता हूँ, उसमें फिर जो है उसमें भी कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो उन्होंने पेपर्स पढ़ने हैं उनकी रीडिंग लिस्ट दे दी जाती है. जहाँ जहाँ पे उन लोगों ने प्रेजेंट करना होता है बता दिया जाता है. इट इज स्ट्रक्चर्ड, लेकिन हाउ मच डेप्थ, व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज विल बी डेवलप्ड इन दोस केसेस, दैट इज वी हैव अ रफ आइडिया. But then that course is more of a research-oriented course and sometimes results with a vary from what we intended in this beginning. लेकिन ये है कि yes, syllabus is there and we are very kind of strict in implementing the policies. यानी अगर मैंने अपनी policies में लिखा कि जी एक दिन delay homework पे 20% deduction होगी, तो doesn't matter what happened, there will be deduction. और अगर मैंने अपनी पॉलिसी में लिख दिया है कि जनाब होमवर्क लेट सबमिट नहीं होगा, तो वो सबमिट नहीं होगा. इट्स समटाइम्स रफ. Even if somebody has a death in their family, then we don't change our policy. So this is the first thing we are told. Write what you can implement, right? So we write what we can implement. The flexibility is in the depth, and every professor can have their own set of policies. But yes, syllabus is there. Also, I add one thing. In like our structure of university, management and teaching are very isolated. So management or your problems are addressed completely with the university board. So teaching becomes very independent. Teacher is just there to teach you. He's not concerned with your attendance. He's not concerned with your submissions. He's not concerned, like Mr. Shafique mentioned, with the death. That's completely a different department. So उस तरह से teacher student का जो एक relationship है, that's purely based on what you're learning today and what you're achieving out of that learning outcome. Thank you, Maida. जी रिजवान साहब काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं. उसके बाद फवाद और अमरीन और फिर समीन. ये 5 क्वेश्चंस हैं अभी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं. जी रिजवान साहब क्विकली अपना क्वेश्चन कीजिए. रिजवान साहब अनम्यूट कीजिए. Unmute yourself, Rizwan sir. Yes, I am. I audible now? Ji. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I am a PhD scholar. I am doing my PhD in International Relations from National Defense University.
So, but this was my first session with you people, and it was very interesting. It was like giving me such kind of knowledge which was beyond my expectation, because normally this education is not my field. So my question is that a lot of people to have told, and they have given a sort of impression, and I believe in that there is some kind of elite capitalism, and this is in education sector as well. So how to like resources of education and good education is only given to a specific group of students, as which are definitely elite. So how to challenge that by increasing our we all talk about problems what are faced by Pakistani students. Mm, but what is the solution? Is the solution to increase the budget of education, or what? Like, this is the thing which boggles me the most. So thank you, and anyone, any expert on this particular matter can give me the answer. Thank you so much. Thank you. Ji Maida, would you like to answer this question? Yes. So, Mr. Rizwan, in terms of how certain facilities are exaggerated for certain students, and for certain students they're completely unavailable. For my particular university, मेरा आप सबके जितना exposure नहीं है, but from my particular university, we have Siemens Innovation Room there. वो उसका एकेडमिक से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज डिस्कस होते हैं, एंड दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर क्लास आवर्स, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर लेक्चर. There is an RTA development room. There are many big companies who have set their development or innovation rooms in our university. But मैं इस platform पे वो क्यों discuss नहीं करी? Because I know there is a lot of gap in terms of budget, in terms of structure. Pakistan's education sector is facing a deficit in. So that's not my center discussion. I think जो आज discussion central है वो हमारा approach to learning और approach to teaching है, जो कि budget restricted है ही नहीं. जो कि एक टीचर कैसे पढ़ाता है और स्टूडेंट्स कितने खुल के उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं. थोड़ा सा मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो उस चीज को एंजॉय करते हैं, बट चैलेंज करते हैं खुद को. तो उसमें बजट एक डिस्कशन ही नहीं है. वो हमारा आई थिंक अपर ऑन द हायरार्की level, maybe second or third step of the staircase. In today's world, I think Mr. Shafique's idea, all of our students, Mr. Rana's idea, none of them were constrained by budget. All of them were very open, and they are your approach to learning. So I think Pakistani system needs to change their approach first, and inshallah, hopefully, with the progress, we can come on to budgetary discussions. Thank you, Maida. Ji, I would like to, sorry, I would just like to ask one thing here. My question is to all the teachers here. Would you like to, because you are, I am assuming you are all government teachers, would you like to send your kid to a government school or to a government college? So I think the answer lies there. What I have noticed is all the teachers, they want their kids to have, you know, the beacon house system kind of education, while what they are doing, like जो government schools में या colleges में हमें जो students जो teachers हमें मिलते हैं, they are basically not interested because they actually know what the system is. So it's more on that. I think the teachers as well, they have this tendency like, okay, now we have a government job, so we will stop learning. So if you are not on your toes when you are teaching, you are not keeping yourself up with the new education, I think that is where the question of resources comes from. Like, in order for me to actually attend this session and tell you, or, you know, Nadeem was talking about the having a free session about law, it's simply of exploring. So I think resources is a constraint, but our approach matters a lot. Yep. Thank you. जी फवाद, और उसके बाद डॉक्टर अमरीन और फिर समीन. जी फवाद कीजिए. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फवाद अली है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ. बेसिकली और एमफिल का स्टूडेंट हूँ. मेरे दो क्वेश्चन है, एक शाहिद साहब से हैं और एक प्रोफेसर शफीक साहब से हैं. प्रोफेसर शफीक साहब से ये है कि सर, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे पहले एमफिल शुरू किया था और उनके 4 साल हो गए. तो आज उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यार ये हमसे नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? तो वो कह रहे थे कि हम भेज देते हैं टीचर्स, वो देखते नहीं,
और उनके एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है। और बाकी ऐसा ही है, क्योंकि वो जो मेरे दोस्त है वो मैं उनको जानता हूँ पिछले 15 साल से। दे आर वेरी टैलेंटेड और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। टीचर्स उनके ये हैं कि जिनके जो सुपरवाइजर हैं उन लोगों ने पीएचडी की है अमेरिका से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका से पीएचडी करके कुछ ज्यादा ही वो अजीम बन जाते हैं कि फिर मैं अपना क्वेश्चन इस पे भी बेस करूंगा कि जो एलीट क्लास के स्टूडेंट्स हैं 3-4, कुछ एक जनरल साहब का रिटायर्ड जनरल है उनके बेटे हैं, वो अमेरिका में भी हैं आजकल, उनकी काउंसिल हो चुका है। और तो क्या वजह है कि ये अमेरिका से पीएचडी करके अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को फिर इतना वो लिफ्ट नहीं देते? दूसरा क्वेश्चन मेरा शाहिद साहब से है कि सर व्हेन आई वाज नॉट अ स्टूडेंट दे वुड रिसीव मी वेरी वार्मली विद ओपन हैंड्स, एंड जब से मैंने एडमिशन लिया है वो मुझे अजीब सा वो ट्रीट करते हैं। क्या मैं वापस बच्चा बन गया हूँ कि क्या सीन है? आप टीचर हैं सर, ये बताएं। ये सवाल तो उनसे बनता है जो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। मैं सर इसका वो नहीं जवाब दे रहे हैं जवाब, वो तो मैं चांस उनके ही नहीं बिहाफ पे देते सवाल कैसे करने। फवाद साहब जवाब दे सकता हूँ। आप अगर मेरे स्टूडेंट बने तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं सेम क्वेश्चन। जी शफीक साहब ये बताइए, अमेरिका से पीएचडी करके क्या सुर्खात के पर लग जाते हैं? फवाद साहब सर सॉरी, जो पार्ट मैं मिस कर गया वो ये था कि किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं आपके दोस्त? सर ये ऐसा ना हो कि वो पैनल में कोई उनको जानता हो और वो कहते हैं कि हम चले उनको हम रगड़ा देते हैं। 2-3 टीचर्स को मैंने सुना भी है। तो नहीं, पेशावर में एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में देखें, मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि पाकिस्तान से पीएचडी करना अमेरिका से पीएचडी करने से ज्यादा मुश्किल है। और उसकी जो वजह है वो कोई भी ना तो कोई प्रोफेसर है ना ही कोई स्टूडेंट है। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे अभी इस सेमेस्टर में मेरा एक स्टूडेंट था सऊदी अरब से, उसने अभी पीएचडी की है, ठीक है, अभी ग्रेजुएट किया। अब यहाँ पे देयर इज अ टॉपिक, और मैंने खैर हर सारे स्टूडेंट बराबर नहीं होते, तो उसे मैंने ये कहा था कि आप 2-3 कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस कर लें, और अगर आप मुझे एक पीयर रिव्यूड जो SCI जर्नल्स है इम्पैक्ट फैक्टर, उसमें आप अगर मुझे पब्लिकेशन दे देंगे तो मैं आपका डिफेंस करा दूंगा, मैं प्रेजेंटेशन करा दूंगा। He did that and he graduated. In Pakistan you can't do it. There is a reason. जो आपका थीसिस है पाकिस्तान में, जब तक आप उसकी वो प्रपोजल डिफेंस करते हैं, जब तक आपका थीसिस पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, बाहर से कोई जो वो हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर्स वो उसको अप्रूव नहीं करते, नो PhD supervisor in Pakistan can graduate you. So these are the rules and regulations more than कहाँ से उस बंदे ने जो है ना वो PhD किया है। मैंने अपने एक उस्ताद की बात की, सर इदरीस की, and he is one of the most talented persons in computer science probably in Pakistan. उनको पाकिस्तान से PhD करते हुए 8 साल लगे, ठीक है। मेरा एक और दोस्त आसिम अली नाम है उसका, अपनी जिंदगी में मैंने उससे ज्यादा ज़हीन आदमी या IQ वाला बंदा और फोकस्ड थॉट प्रोसेस वाला बंदा मैंने नहीं देखा। उसको 10 साल लगे पाकिस्तान में PhD करते हुए। It's not the supervisors, it's not the students, it's the process, it's those regulations. यहाँ पे जब मैं एज अ सुपरवाइजर 4-5 लोगों को कहता हूँ कि जी ये मेरा स्टूडेंट है and he is ready for his thesis defense, then they go through the thesis, they tell what improvements do they want, and then they take my word for it, or students the word for it that they are ready. In Pakistan, nobody takes anybody's word for that, and that's the problem. It's not the supervisor. I'm sorry, I have to disagree with you on this. Thank you Shafique sir, thank you very much. जी डॉक्टर अमरीन, काफी देर से आप मुंतजर हैं, जी कीजिए क्वेश्चन डॉक्टर अमरीन। डॉक्टर अमरीन नहीं है तो समीन आप कर लें मीनवाइल क्वेश्चन, फिर हम वापस आ जाएंगे। जी समीन।
समीन भी नहीं है मुझे लगता है। हेलो, नहीं मैं हूँ। हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज, मैं बाहर हूँ। तो क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा कमेंट था। पता नहीं किसने पूछा था कि स्कैंडिनेविया में स्कैंडिनेविया में 7 ईयर के बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो पाकिस्तान में 3 साल के बच्चे को ही स्कूल भेज देते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीजन एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, आई हैव वर्कड विद किड्स फॉर 3 इयर्स इन पाकिस्तान। तो कोविड में हुआ ये था कि माँ बाप को सबने कहा कि यार इनको घर बिठा के जरा पढ़ाएं। चीखें निकल रही इनकी, अपने ही बच्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो इसमें बात ये है कि पब्लिक प्रेशर में आके लोग बच्चे पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका करना क्या है वो समझ में नहीं आता। और फिर जाहिर है इवेंचुअली यू एंड अप सेंडिंग देम टू स्कूल अपनी जान छुड़ाने के लिए या जिस भी वजह से। और स्कैंडिनेविया में हाँ ठीक है, जो प्रॉपर एजुकेशन है दैट स्टार्ट्स व्हेन अ चाइल्ड इज अराउंड 7 years, लेकिन उससे पहले उनका वो किंडरगार्टन टाइप चीजें शुरू हो जाती हैं 3-4 years में। लेकिन उसमें अगेन सिलेबस नहीं होता, कोई बस उनको उठना बैठना तमीज सिखाते हैं ना, यहाँ पे वो थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अब हमारे वहाँ पे तो पता है ना कि पढ़ेंगे तो फिर नौकरी लगेगी, पैसे कमाएंगे। तो वो एक आई थिंक लर्निंग के बारे में इस तरीके से बात करना, इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, जैसे हम कर रहे हैं कि पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वही पर्पस है कि उन्होंने पढ़ना है, उसके बाद नौकरी करनी है। और वो नौकरी एक कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ज़्यादा अच्छी मिल रही है, बाकी जो सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनका तो बेचारों का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही खत्म नहीं होता, क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग इन द इंडस्ट्री। और उनके साथ फिर उनको सब ये कहते रहते हैं यार तुम्हारी रिसर्च का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी फ़ायदा नहीं है, उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिनको शायद कंसिडर करने की ज़रूरत है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। बाकी एना और मायदा, इफ़ यू गाइस आर स्टिल देयर, जो आप लोग बातें कर रहे थे कि लर्निंग। मीना डांट रही हो? नहीं मैं चल रही हूँ, नहीं मैं चल रही हूँ, मुझे सांस चढ़ा हुआ है, मैं जल्दी बस खत्म करके तो अंदर जा रही हूँ और बहुत ठंड है। तो नहीं मैं ही कहने लगी थी कि ये लोग जैसे कह रहे थे कि फर्क वहाँ पे आता है व्हेन यू एक्चुअली वांट टू लर्न और उसके लिए आप खुद एफर्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। और अब पता नहीं ये भी इट आल्सो कम्स फ्रॉम प्रिविलेज। मैंने पाकिस्तान में ही पढ़ा है, लेकिन हम 8 लोग होते थे एमफिल की क्लास में और हम पढ़ के जाते थे। तो वो बहुत एक डिस्कशन बेस्ड था, रिसर्च बेस्ड एनवायरनमेंट होता था जिसके अंदर वी यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स। और ऐसे नहीं होता था कि टीचर आया और उसने आगे लेक्चर दिया और चला गया। तो आई थिंक दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस पाकिस्तान में भी हैं। हाँ, और एक छोटी सी और बात, सॉरी मैंने सारा मिक्सअप कर दी क्योंकि काफी देर से मैं देख रही थी कि मुझे मौका मिला। कोई बोल रहा था कि स्कैंडिनेविया, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। नाउ फिनलैंड और स्कैंडिनेविया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे वन ऑफ द हाईली पेड जॉब्स किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाना है। और पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो एजुकेशन सेक्टर में कौन आता है? वो आते हैं जिनको और कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। जो आते भी हैं वो खुश नहीं होते। वो खुश इसलिए नहीं होते उनके सैलरी पैकेजेस अच्छे नहीं है, उनको इंसेंटिव कोई नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे किंडरगार्टन का टीचर होना, आप अच्छे खासे अमीर बंदे होते हैं। तो फिर जाहिर ऑफ कोर्स that's where the difference is. That's how things are better here. क्योंकि वो उनको इस तरह का स्टेटस, इस तरह का लाइफस्टाइल मिलता है जिसके बाद they really want to put in some effort. तो 40,000 में तो इतना ही होता है ना फिर। ठीक है मीना, फिनिश सर। that's all from me. अच्छा मायदा और एना आपने पहचाना? जी मैंने पहचान लिया and I would like to take on from here. I can definitely say when Sameem said कि you know we used to go there or we used to study Pakistan में, that's a kind of peer pressure कि आप पढ़ के जाएं तो साथ वाले कहते हैं अच्छा तुम बहुत पढ़ के आते हो, right? So and you know
है ना, ये बात जो है ना विद एम्फेसिस मेरे स्टूडेंट्स को बताएं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, उनको भी पता है, मौजूद है। तो आपके साथ वाले लोग आपको बुलाना छोड़ देते हैं अगर आप फर्स्ट आ जाएं तो। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा है ना बेटा, बहुत से क्वेश्चंस हैं अभी। डॉक्टर अमरीन आप हैं? एक लास्ट चीज ऐड कर दो बस। जो मोटिवेशन टू लर्निंग है ना, जैसे मिस अमीन मेंशन्ड, उसमें एट दिस पॉइंट इट्स नॉट मोटिवेशन इन आवर सिस्टम, वो मजबूरी है। वी हैव टू लर्न to solve our assignments, to attempt our exams. Otherwise, we are a student who's not capable of passing also. So that's the way exams and assignments are also functioned. Those at this point, it's more than motivation; it's a majburi for us to learn that way. ठीक है। Sir, I would like to add something, if you please allow me. जी फैजान जी बोलिए। Sir, there were a number of contentions and the questions that were asked. जैसे सबसे पहले था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं और दे आर मेजॉरिटी इन पाकिस्तान और वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या तासुरात हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 2-3 दहाइयाँ पीछे देखें तो हमारे जो बेस्ट ब्रेन थे, they were the graduates of the government colleges. असगर मॉल हो गया, गॉर्डन कॉलेज, they were among the big names. ठीक है, लेकिन gradually जब एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन हो गई, then we can see that it is because of the systematic negligence of the institutions. और अब क्योंकि एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या उसकी एजुकेशन, उसके प्रेफरेंसेस या प्रायोरिटीज में नहीं है कि वो इतने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सके। तो उसका प्राइमरी पर्पस आई थिंक कि वो जो भी बजट उसको मिलता है दैट इज आल्सो मीगर। तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को बस कि वो रन करता रहे उसकी बेस पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसकी प्रायोरिटी नहीं है। सेकेंडली जो क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम द पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम एनडीयू के जो एलीट कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि बेटा आई एम इंटरप्टिंग यू। देखिए ये क्वेश्चन हैंडल हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन जो अभी आने हैं उनमें उनसे हम क्वेश्चन ले लें, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा। राइट सर। जी जी डॉक्टर अमरीन जी, अस्सलाम वालेकुम। Doctor, I have a teaching experience of almost 20 to 21 years in the school, and now I am a university teacher, and now I'm teaching at MS and PhD level as well. My question would be to Rana Mohi-ud Din Saab, if he is here. I hope he would be listening to me. एक छोटी सी बात अगर मैं करना चाहूँ कि एक हेलो जी डॉक्टर आप आवाज आ रही है। एक छोटी सी कहानी थी बीरबल और अकबर की, बच्चों को कई किताबों में पढ़ाई थी हमने, जिसमें कि अकबर बीरबल से सवाल, अपने तमाम दरबारियों से सवाल करता है कि हमारे मुल्क में कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल किस प्रोफेशन में मिलेंगे। सब लोग डिफरेंट जवाब देते हैं, किसान ज्यादा हैं, आर्मी में लोग ज्यादा हैं, इस तरह के ज्यादा हैं। तो बीरबल को वो बहुत अक्लमंद समझता था। बीरबल ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा हमारे पास तबीब हैं, डॉक्टर्स हैं। तो सबने और खुद अकबर ने कहा कि तुम इतना बेवकूफाना जवाब दे रहे हो, क्योंकि तिब पढ़ना और तबीब बनना सबसे मुश्किल काम है, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तबीब कैसे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल मुश्किल से कोई तबीब मिलता है। उन्होंने एक तजर्बा किया बीरबल ने अपने आप को साबित करने के लिए कि अकबर ने एक हाथ पे पट्टी बांधी और वो बीरबल के साथ मार्केट गया और वहां पे लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ है, भेस बदला हुआ था अकबर ने, और हर बंदे ने उसे मशवरा दिया कि इस पे ये लेप लगा लें, इसको इस तरह टकोर कर लें, इसको ये कर लें, इसको वो कर लें। और हर बंदे के जवाब पे बीरबल ये कहता गया कि आप काउंट करते जाएं कि कितने डॉक्टर्स ने आपको एक एक मशवरा दिया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये था कि हमारे यहाँ तालीम का भी यही हाल है। हर आदमी ये समझता है कि वो बहुत बेहतरीन उस्ताद है, उसको पढ़ाना भी आता है, समझाना भी आता है, और बेसिकली हर शख्स को उस्ताद बनना पड़ता है, चाहे वो वकील है या वो डॉक्टर है या वो किसी और प्रोफेशन में है।
मैनेजमेंट साइंसेस में है, तो कहीं ना कहीं जाके उसे एक उस्ताद का रोल अदा करना होता है। तो लोग सोचते हैं कि ये एक आसान काम है। अब शायद ये मैंने खामखा ज्यादा बात कर दी, बट टीचर एजुकेशन की मैं बात करना चाह रही थी। मोहिउद्दीन साहब टीचर एजुकेशन में हैं, टीचर ट्रेनर भी हैं, तो क्या उनको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ टीचर एजुकेशन को बिल्कुल निल कर दिया गया है? लोग इसको जरूरी नहीं समझते, लोगों को लगता है कि ये काम तो हमें आता है। जिसने अब आजकल जैसे बीएस कर लिया, वो सब पढ़ाने के लिए मोस्टली जाते हैं, और तो कोई शोबा इतना है नहीं इस वक्त। बेस्ट इंडस्ट्री एजुकेशन की जा रही है, एक स्कूल खोल लें और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें तो वो अच्छी इनकम आ जाती। तो और उसके लिए वो ट्रेनिंग को जरूरी नहीं समझते। यहाँ तक कि बहुत से जो अच्छे स्कूल्स हैं वो कहते हैं कि बीएड किया हुआ है तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो क्या हमारी ये जो बीएड, एमएड या बीएड लेवल की और जो एजुकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, इसको टोटली री स्ट्रक्चर करने की और ओवरहॉलिंग की जरूरत नहीं है? और इवन हमने नेक्टे बना दिया, लेकिन उसने भी इस पे कोई काम नहीं किया। आप जब टीचर ट्रेनिंग कराते हैं, अभी जैसे आप बात कर रहे थे राना साहब, तो लगा कि आप बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें जाके एक मॉडर्न टीचिंग की, लेकिन वो टीचर ट्रेनिंग नहीं हो रही। आपका क्या ख्याल है कि क्या कहीं कोई काम हो रहा है टीचर ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज करने पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे लाने पे, या कि हम इसी रो में बहते चले जाएंगे और ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करके डिग्री के पैसे लेते जाएंगे? जी हेलो, थैंक यू वेरी मच। जी राना साहब जवाब दीजिए। जी मैं पंजाब की हद तक तो मैं बता सकता हूँ कि पंजाब में टीचर ट्रेनिंग की भरमार बल्कि ज्यादती है, एक्सेस है। यहाँ पे बहुत से जो इदारे हैं वो टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं और कंपल्सरीली करवा रहे हैं, लेकिन अगर कहें कि वो इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग है या इफेक्टिव नहीं है, तो उस पे तो मेरा इत्तेफाक है, इनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं। जब भी आप अपने तौर पे तय कर लेना कि ये हमारे टीचर्स को जरूरत है, तो फिर हम उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग मैनुअल बना लें और ट्रेनिंग ए से लेकर जी तक सारे टीचर्स की टोटल निकालें और उनका शेड्यूल बना लें कि इतने सालों में ये सारी ट्रेनिंग करवानी है हमने। तो वो तरीका अख्तियार किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग होनी चाहिए वो तो नीड बेस्ड होनी चाहिए। जिन टीचर्स में को जिस चीज की डेफिशिएंसी है सिर्फ उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। चले, बहरहाल मैं इतनी ही बात करना चाहता था, और अब मैं 2-3 साल से रिटायर हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आजकल टीचर्स ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं जो नॉलेज है मेरा वो 2-3 साल पुराना है। थैंक यू सो मच सर। एक बात मैं डॉक्टर अमरीन, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। वारसी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सारे तमाम लोगों की गुफ्तगू सुन के और तमाम लोगों की जो है तो खासतौर पे जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो एक आई ओपनिंग है, और खासतौर पे उन नौजवानों के लिए जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या यहाँ पे जो है वो अपनी स्टडी के बारे में जो है वो ये समझते हैं कि शायद हम कोई बहुत ही अच्छी स्टडी कर रहे हैं। तो माइदा ने जो बात की थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि किस तरह से जो है वो हमारा एटीट्यूड डिवेल्प हुआ कि हम जो है वो हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर पाएँ और सेल्फ लर्निंग के थ्रू जो है उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। तो जब मैं इट्स लाइक अ कमेंट कि जब मैंने जो है वो टॉपिक को पढ़ा, टॉपिक इज जनरलाइज्ड फॉर टुवर्ड्स दी
learning, not towards education. तो लेकिन क्योंकि हमारा माइंड है वो हर चीज को सिखाने के अंदर फिक्स करने पे मजबूर करता है हमें, तो हमने शायद इसे फिक्स कर दिया कि जी ये कोई जो है वो एक खास सेटिंग लाइक स्कूल सेटिंग, कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटिंग के अंदर प्रोवाइड की जाने वाली जो एजुकेशन है इट्स अ लर्निंग. द लर्निंग इज एक्चुअली जो कि आपका नॉलेज, आपका स्किल और आपका बिहेवियर फॉर लाइफ लॉन्ग जो है उसके ऊपर आपको चलाती है. तो जब आप लर्निंग की बात करते हैं तो आपको इस उन डायमेंशन पर भी बात करनी चाहिए कि या बात करनी चाहिए जो एक्चुअली हमारे करंट इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल in Pakistan we are struggling for the economic stability, the political stability. हम अपने बिहेवियरल इश्यूज पे, अपने जो सोशल इश्यूज के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. क्या हमारी लर्निंग, ठीक है, हमें इस काबिल बनाती है, हमारा नॉलेज बिल्ड करती है, हमारा बिहेवियर बिल्ड करती है, हमारा एटीट्यूड बिल्ड करती है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, इन प्रॉब्लम्स के एसेंस पे जा सकें और अपने लिए एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें. दैट इज एक्चुअली द लर्निंग इज. अब वो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सेटिंग से मिले या दुनिया के किसी और मेथड से मिले, असल में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी बात होनी चाहिए. कि अगर ओवरऑल लर्निंग की बात हो तो इन तमाम स्पीकर्स को इन चीज़ों को भी एड अप करना चाहिए कि व्हेन वी स्टडी इन पाकिस्तान तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो जॉब और दीगर चीज़ों के साथ साथ इन मसाइल की तरफ क्यों नहीं जाता. और अगर आप कनाडा में स्टडी कर रहे हैं या कहीं और स्टडी कर रहे हैं तो क्या आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट इश्यूज के अलावा अपने इमोशनल इश्यूज, अपने जो है सोशल इश्यूज और अपने दीगर इश्यूज को हल करने या उसके हवाले से भी कुछ स्किल एडअप कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो इट्स लाइक अ कमेंट एंड द क्वेश्चन बोथ. तो इस पे कोई भी अगर बात करना चाहे तो थैंक यू जी. थैंक यू जी. मायदा और रैना दोनों से ये सवाल है मुझे लगता है. जी मायदा. It wasn't clearly audible, but जो मैंने इस क्वेश्चन से अंडरस्टैंड किया है उसमें हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है ऑफ चेंजिंग आवर लर्निंग अप्रोच. सर इसी बारे में बात थी मिस्टर अरशद, इफ दैट्स व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट. यस आई थिंक जी. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब हम एक अप्रोच, जैसे मैंने आपसे बताया कि कोई भी करंट इशू है पाकिस्तान का जिसे आप डिस्कस कर रहे हैं, उसका मेन सोर्स ऑफ इनपुट या मेन सोर्स ऑफ आउटपुट जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स हैपनिंग थ्रू योर मोबाइल फोन, दैट्स हैपनिंग थ्रू मास मीडिया. इफ आई आस्क एंड इफ आई गो बैक टू व्हाट आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर ड्यूरिंग माय 5 मिनट टाइम, कि फोन का जैसे हम यूज करते हैं वो एक क्लासरूम के यूज से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. वो इसलिए क्योंकि उस स्किल को हमने सेल्फ लर्न किया है. अब जिस तरह आपने ये मैसेज अगर पुट अक्रॉस किया है, ये आपकी क्लासरूम लर्निंग से ही ओरिजिनेट हुआ है कि आप उसको इतने बेहतर तरीके से ये पुट फॉरवर्ड कर पा रहे हैं. पाकिस्तान का एक तबका ऐसा होगा जिनके दिमाग में सवाल होंगे, बट सिंस दे आर नॉट अडेप्टेबल टू लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दे डोंट हैव द राइट सेट ऑफ स्किल्स फ्रॉम क्लासरूम, वो इस चीज को पुट फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे इन करेक्ट वर्ड्स. तो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से अगर आप क्लासरूम अप्रोच चेंज करते हैं तो वो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट है टुवर्ड्स सोसाइटी इन अ मच लार्जर मीन देन योर जॉब, वो ऑब्वियसली इनहांस होगा थ्रू हाउ यू आर लर्निंग इन अ क्लासरूम. अगर आपको सिर्फ नॉलेज दे के बाहर भेज दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा देन इफ यू आर एन एक्टिव लर्नर, इफ यू आर अडेप्टेबल टू एनवायरनमेंट. आई थिंक दैट्स जितना पार्ट मुझे सुनाई दिया उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये आपका सवाल था, एंड दैट्स व्हाट माय आंसर इज. जी है ना. जी. So he was talking about emotional intelligence. Do you get that? Of course, because when you are in a room full of people who want to learn and a person who wants to teach, your whole paradigm shifts. So instead of blaming yourself कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या मुझे समझ नहीं आती या okay so why me, you start
putting yourself in difficult positions, and then you take something away from that. Instead of just saying ke assignment bhai se kara li, or is tarah ke kaam, so you have the skills, you just have to learn how to use them. So when you are solving questions on a professional level in a classroom, I think on a personal level you become more composed as well, and that's how we all survive here in the West, being all alone, because then you know how not to react emotionally, how to not become all what the Desi people become. So it's like, I know people who came here and they are still more Desi than people in Pakistan, so you would be shocked. But yeah, it's basically on you what you are doing. Like I know a lot of people जिनसे बात करके मुझे लगता है who came here in 1970s or 75 or who didn't go to schools here, और उनसे बात करके मुझे ये लगता है कि my parents who live in a village are more broad-minded than the person who is in the West, who came here like 30 years ago. So of course, I think it really haunts your skills in that sense, and yeah, you learn a lot of things. Thank you, Anna. जी डॉक्टर अमरीन, बैक टू डॉक्टर अमरीन। जी डॉक्टर अमरीन, और फिर फैजान को हम लेंगे, वो कुछ बात ऐड करना चाह रहे थे। जी डॉक्टर अमरीन। Thank you so much. Actually, I was just wanted to add that Miss Anna, she said that there was a very डॉक्टर साहब, आपकी आवाज, आपका माइक जो है ना वो कुछ डिस्टॉर्शन है उसमें, और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक, जी अब आ रही है। जो मिस एना ने कमेंट दिया था एक, that was really hard to accept, but it was really very true. She said कि जो यहाँ गवर्नमेंट टीचर्स हैं सारे, क्या वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएंगे? वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। और शी सेड कि टीचर्स वहाँ पे उस तरह से काम नहीं करते। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी दैट मैनी टैलेंटेड पीपल जो मेरे साथ एक डिफरेंट सिस्टम में आर्मी पब्लिक में काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, इतने सारे एग्जाम्स और इंटरव्यूज पास करके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जब वो इन जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स में गए और अच्छी सैलरीज के साथ गए, तो उसके बाद डेफिनेटली उनकी ग्रोथ भी रुक गई और उनका काम भी उस लेवल का नहीं रहा, एंड दे वर एक्चुअली इंजॉइंग दैट जॉब कि ये अब हम आराम करने के लिए आए हैं और ये सिस्टम ऊपर नहीं जा रहा। तो देयर इज समथिंग टू बी डन कि बच्चों की लर्निंग पे तवज्जो देने के लिए आखिर आप टीचर को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएंगे, क्या एवेल्युएशन करेंगे या क्या करिकुलम और असेसमेंट में चेंज लाएंगे कि टीचर मजबूर हो कि वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाए, अदरवाइज उसका सर्वाइवल ना हो। और दैट्स ऑल। I wanted to say something about Mr. Mohi-ud Din, which was that I was really inspired the way he understood the process of learning, and he applied it on that one class which he has taken as a challenge that could be done by all those teachers which are now here. But the thing is that we must understand that we need to know the learning process itself and how to implement it and how to make people learn. So that is what I wanted to say. Thank you. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर शिराज दस्ती। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, और बहुत माजरत कि मैंने बहुत ताखीर से, अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, हाथ वो किया, हैंड रेस किया। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, मुझे ये बटन नहीं मिल रहा था। अच्छा, मेरा एक क्विक कमेंट था और वो था रीजंस के हवाले से। बहुत खूबसूरत बातें हुई, सब दोस्तों ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए रिगार्डिंग द प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली, और क्यों इतना बुरा हाल है हमारे एजुकेशन सेक्टर का। उसमें मसलन रीडिंग और क्रैमिंग की बात हुई सबसे पहले, तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये क्यों इस तरह से हो रहा है, यानी क्यों हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि प्री रीडिंग करके स्टूडेंट्स ना आए क्लास में, या स्टूडेंट्स क्यों नहीं करके आते, और इसी तरह से क्रैमिंग क्यों होती है हमारे सिस्टम में। तो मेरा ये ख्याल है कि उसकी तरफ डॉक्टर साहब, ये मेरा भी सवाल है जो आपका सवाल है, प्लीज इसको। जी सर, थैंक यू।
तो मैं ये समझ रहा था कि इसमें मेरे जहन में जो रीजन एक आ रही है वो उसकी तरफ राना साहब ने इशारा भी किया कि हमारे यहाँ रीडिंग कॉम्पिटेंसी या राइटिंग की प्रोफिशिएंसी नहीं होती है स्टूडेंट्स में, और उसकी जाहिर है कि राना साहब ने तो चलो एलिमेंट्री लेवल पे रिमीडियल एक क्लास करवा दी, लेकिन क्या अंडरग्रेड लेवल पे हम वो कर सकते हैं? अमूमन ये होता है कि नहीं, स्टूडेंट्स टेंसेस वगैरह सब कुछ जानते हैं इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। और होता ये है कि जब मसलन मैं शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव्स पढ़ाता हूँ या वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ाता हूँ, तो आप एक कहानी दे दें, एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी दे दें स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स फौरन आपको कहेंगे सर पूरी कहानी पढ़ के आनी है। यानी 5-7 पेजेस की कहानी जो है एक हफ्ते में पढ़ने के लिए। और तो मेरा ये ख्याल है कि रीडिंग स्पीड नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, और उसकी वजह अगेन हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है जिसमें सजा जजा ना होने की वजह से, या बहुत सारी जाहिर है कि डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से उस लेवल पे तैयारी नहीं हो पाती बच्चों की। इसी तरह से प्लेजरिज्म की बात हुई, तो स्टूडेंट्स प्लेजरिज्म क्यों करते हैं? लिखना नहीं आता है, राइटिंग स्किल्स में लैक करते हैं, और उसके ऊपर फोकस्ड यानी काम हमारे गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम्स में नहीं होता है। अच्छा, इसी तरह किसी हमारे पैनल में से किसी दोस्त ने बात की एक्सेसिबिलिटी की, कि टीचर्स एक्सेसिबल नहीं होते। तो मेरा ये ख्याल है कि अगेन उसकी भी एक, जो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक जो बड़ी वजह है वो है रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। टीचर्स को हमारी यूनिवर्सिटीज में कहा जाता है कि आपने 12 क्रेडिट आवर्स पढ़ाना है, जो कि अगेन कनाडा और अमेरिका में इस तरह से नहीं होता ज्यादातर केसेस में, अनलेस कि इट्स अ लैंग्वेज क्लास। लैंग्वेज टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स को ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, वरना मेरा ख्याल है 3 क्लासेस होती हैं साल में ज्यादातर प्रोफेसर्स के लिए। तो अच्छा, 12 क्लासेस आप क्यों पढ़वाते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी हायर नहीं करना चाहती ज्यादा टीचर्स को। फिर उसके बाद टीचर्स के पास चूंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी कम तनख्वाह होती है कि आपको एक्स्ट्रा टीचिंग करनी पड़ती है, और आपको पता है बहुत सारे हमारे दोस्त विजिटिंग टीचिंग कर रहे होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी जा जाके। तो एक तो ये वजह है। दूसरी एक और लेवल पे जो बात हुई क्रिटिकल थिंकिंग की, कि हमारे यहाँ वो नहीं है, तो उसमें मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी मैक्रो लेवल की बात है। और वो यूं है कि मेरा ख्याल है वेस्ट में भी क्रिटिकल थिंकिंग एक खास किस्म की करवाई जाती है। जाहिर है कि हम एक खास किस्म के कैपिटलिस्टिक सिस्टम में रहते हैं। मसलन अभी मैं कनाडा में हूँ, मैकगिल में एज विजिटिंग प्रोफेसर रिसेंटली, आपको पता है कि मैंने ज्वाइन किया है। तो वो यहाँ पे मैं एक फैमिली से मिला हूँ, तो उनकी एक बच्ची है जो हाई स्कूल में है, अभी उन्होंने कॉलेज में जाना है। तो वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ उनके पास एडवाइजर्स आते हैं जो कोशिश करते हैं कि बच्चों को वोकेशनल जो वो प्रोग्राम्स है उनकी तरफ स्टीयर किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ वो जाए, यानी जो स्किल्स हैं वो सीखें। और इसमें पीछे आइडियोलॉजी क्या काम कर रही होती है? यही है कि लेबर मार्केट को किसी तरह से फॉर्डर करना है, फीड करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस तरफ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, यानी हाई स्कूल लेवल पे। तो ये हमारे यहाँ भी ये मसला एक है कि तो मेरा ये ख्याल है कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको स्टेट डिपार्टमेंट करवा रहा है या कोई भी एम्बेसी करवा रही है, तो वो एक खास तरह की क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो अगेन जिसमें एक तो हद से आपको बियॉन्ड वो नहीं जाने देंगे। खासतौर पे जिसमें मैं अमूमन बात करता हूँ कि आजकल कल्चर की डिस्कशन बहुत ज्यादा इन कर दी गई है, इकोनॉमिक डिस्कशन को पुश बैक कर दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे थे। बहुत माजरत, मैं अगर पहले आता तो मैं सवाल पूछता, इस तरह से कमेंट ना करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इंट्रूजन है इनटू द पैनलिस्ट स्पेस। लेकिन मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही इनवैल्यूएबल, एक जबरदस्त काम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इसको जारी रखिएगा। अब मैं यहाँ पे सेटल हो गया हूँ तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर आपके साथ हूँगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे पूछना था कि अगर आप सेटल हो गए हैं तो आपके साथ एक सेशन ड्यू है, तो वो हम फिर स्केड्यूल करते हैं किसी वक्त। तो थैंक यू फॉर योर, जरूर, एनीटाइम, बिल्कुल, थैंक यू, यू आर वेलकम सर। जी, फैजान और ईशम ने एक और वजह भी बताई थी प्लेजरिज्म की। ईशम, आर यू देयर? यस सर। बेटा, अभी डॉक्टर साहब ने भी प्लेजरिज्म की बात की है, तो आपने मेरे साथ एक रीजन शेयर की थी। अगर आप दोबारा उस पर चाहती हैं कि गुफ्तगू हो तो आप बात कीजिए। जी सर, वो हमारी एक
बातचीत जब चल रही थी तो मैंने आपको ये मतलब ये रीजन देखी गई है, मैंने खुद जो देखा है कि टीचर्स स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज्यादा काम दे देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम, और बहुत टाइम कम होता है, और आखिर में जस्ट कोर्स खत्म करने के लिए तो फिर हमें जो है वो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता सकती हूँ कि मतलब फिर हमें यही ऑप्शन रह जाता है कि आप प्लेजरिज्म जो है ना यूज करें, डिफरेंट वेबसाइट से उठाएं और चीजें कॉपी पेस्ट कर दें, जिसमें लर्निंग का कोई मकसद नहीं रह जाता, ना आप कुछ सीख रहे होते हैं ना आप कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसका फिर एट द एंड आपको कोई फायदा भी नहीं हो रहा होता। और इसमें ये चीज है कि ईशम आपकी आवाज चली गई। अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर म्यूटेड। सर कैन यू हियर मी? यस सर, तो जो इतना लंबा चौड़ा काम आपको एंड टाइम पे टीचर्स दे देते हैं, तो फिर वो सिर्फ इसलिए होता है कि मतलब टीचर्स ने अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है, और उसका एक चीज होती है कि आगे प्रेजेंट करनी होती है कि हमने ये काम करवा रही है। और आजकल तो बहुत सी वेबसाइट्स आ गई हैं जिससे आप प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो गया कि वो प्लेजरिज्म का तरीका अपना लें और जो है वो इससे अपने जल्दी जल्दी काम को खत्म कर लें, जिससे कोई लर्निंग नहीं हासिल हो रही है। अच्छा ईशम, ये बड़ी आपने रिसर्च स्टूडेंट्स ने की है, ये जो प्लेजरिज्म रिमूव करने वाली, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर उससे थोड़ी सी डिफरेंट रिसर्च की जाए तो काम वैसे भी हो सकता है। सर मैंने आज तक यूज नहीं किया, इसलिए मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे इसका पता नहीं था कि ये इस तरह भी हो जाता है। जी सर, हो जाता है, काफी लोग यूज करते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना प्लेजरिज्म है, बट देन अगेन वो जो सॉफ्टवेयर हैं दे जस्ट गिव यू द सिमिलैरिटी, दे डोंट गिव यू द प्लेजरिज्म। और फिर लोग ये करते हैं कि जी थेसॉरस इस्तेमाल कर ली, कुछ लफ्ज इधर उधर आगे पीछे कर दिए, फिक्रे इधर उधर कर दिए, बट स्टिल if those works come to me, I'll be able to tell that they are plagiarized. अच्छा, प्लेजरिज्म के हवाले से आपको मैं अगर इजाजत हो तो 2 मिनट में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजे की है। जी जी। पाकिस्तान में जब मैं पढ़ाता था तो पाकिस्तान मैंने बच्चों से कहा कि जी अगर किसी ने मुझे असाइनमेंट या होमवर्क कॉपी करके दी तो 0। तो 2 मेरे पास असाइनमेंट्स आई जो कि प्लेजराइज्ड थी, मैंने उनको दोनों को 0 लगाया, वापस कर दी। तो वो दोनों जो स्टूडेंट्स थे या खवातीन या स्टूडेंट्स थी, वो मेरे पास आ गई कि ये तो बिल्कुल वो नहीं है प्लेजराइज्ड। तो मैंने कहा दिस इज प्लेजराइज्ड, और मैंने उनको बताया कि इसने जो है ना वो दूसरे की होमवर्क किया, उस दूसरे का होमवर्क इसने किया। तो वो जो जिसका सबमिट हुआ था वो उस दिन छुट्टी पे थी, तो वो तो मान गई कि ठीक है सर ये इसने किया। तो वो जो दूसरी खातून थी उसने मुझे से कहा देखें ठीक है आप 0 दे दें, मेरी अगली असाइनमेंट में भी 0 दे दें, आप मुझे ये बता दें कि आपने ये पकड़ा कैसे। कि मैंने पेन चेंज किया, अपनी हैंड राइटिंग चेंज की, सवालों की तरतीब चेंज की, मैंने पूरा जो था, दे वर नॉट ना लाइक स्टूडेंट नहीं थी, वो एक छुट्टी पे थी, तो दूसरी ने कहा मैं इसकी सहेली हूँ तो मैं इसकी भी होमवर्क सबमिट करा देती हूँ। तो मैंने उससे कहा लेकिन दिस इज कॉपीड, उसने कहा हाँ जी मैंने किया इसका काम। तो उसने कहा बताएं आपको पता कैसे चला। तो मैंने कहा अगली दफा जब आप किसी का काम करें तो उसका नाम लिखें तो आईडी भी उसकी लिखें। So if you are vigilant and if there are copies, you can catch them any given day. बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं राना साहब को सुना चुका हूँ, 2 दिन पहले राना साहब इधर थे, इससे मिलती जुलती एक बात है। जो कोविड के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मेरे एक स्टूडेंट ने काम किया, उसने बुक रिव्यू था, उसने बुक रिव्यू किया केनेथ वॉल्स की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो बड़ी मुश्किल किताब है। तो वो स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि मैं उससे इतना अच्छा वर्क एक्सपेक्ट करता, लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी थी, रिव्यू भी बहुत अच्छा था। तो मैंने उससे वाइवा उस पे था, तो मैंने उसमें क्वेश्चन किया कि भाई जो भी क्वेश्चन उस पे किए वो मैच नहीं कर रहे थे उस रिव्यू के साथ जो उसने लिखा था। तो मैंने उसको प्रोवोक करने के लिए एक स्टेज पे कह दिया, मैंने कहा बात ये है
कि मैं अब बड़ा ब्लंटली ये कह रहा हूं कि ये रिव्यू आपने नहीं लिखा। उसने जो फौरन जवाब दिया, उसने कहा सर अब तो आप पर्सनल हो रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ चले ठीक है, ऐसा ही है तो इसको थोड़ा सा एवेल्युएट करते हैं, थर्ड पार्टी एवेल्युएशन करवाते हैं इसकी। किसी आईआर एक्सपर्ट को मैं बुलाता हूँ, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, मैं जस्ट ऑब्जर्वर के तौर पे बैठूंगा। अगर वो कह दें कि रिव्यू आपने लिखा है तो मैं आपको ए ग्रेड दूंगा। अगर वो ना इसको करें, अप्रूव ना करें और वो भी यही बात कहें तो ठीक है, फिर जो वो कहेंगे जिस तरह रिकमेंड करेंगे मैं अपने मार्क्स आपके लगा दूंगा। तो उसने पहले तो फ्लो में चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसने सोचा, उसने कहा सर मैं रिव्यू दोबारा दे देता हूँ। मतलब अगर आप इतने पर्सनल हो गए हैं तो फिर इसका कोई हल नहीं है। तो जी शुमाइला दोबारा हैंड रेज कर रही थी। जी शुमाइला। अच्छा, वो ना सर शफीक चौधरी साहब बहुत अच्छी तरह डिफेंड कर रहे थे पाकिस्तानी सुपरवाइजर्स को ना, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वो डिले कर देते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ फ्रेंड्स के हैं, तो ये हमारा कुछ कल्चर भी है यहाँ पे। सुपरवाइजर्स जो है ना, आपको रिसर्च करवाने में काफी लेट करते हैं। पीयू जो है वो 3 साल के लिए बैन रही थी न्यू एडमिशंस के लिए एचईसी की तरफ से, क्योंकि 200 इन्होंने लाइन में लगाए हुए थे जो पीएचडी स्कॉलर्स थे, उनको रिसर्च में इतना डिले करते हैं। तो ये एक है रीजन है कि जानबूझ के भी हमारे यहाँ पे ना, क्योंकि बहुत इनकी इंगेजमेंट्स होती हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, इनके पास और बहुत कुछ करने के लिए होता है। तो फिर जब हम रिसर्च में जाते हैं तो फिर ये हमें अपनी मर्जी का ही टाइम देते हैं। खैर मेरा अभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एमफिल में आई सफर्ड अ लॉट। शुमाइला आपके सुपरवाइजर कौन है? अभी तो डॉक्टर फीफा है, डॉक्टर फीफा खानम। चले आपने उनकी शिकायत नहीं की, वरना मैं उनको बताऊंगा कि आपको नहीं, बहुत अच्छी है। अभी लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे थे सर, बस था कि थोड़ा सा ना उनका स्टाइल था कि वो थोड़ी सी भी बात पूछनी होती थी ना तो कहते थे आप मैडम तशरीफ ले आए, ऑनलाइन नहीं मैं कुछ बताऊंगा। तो उसके लिए फिर बहुत ही ना, वो मैंने लाहौर में किया था, लेकिन BZU जो था वो यहाँ से बंद हुआ तो मुल्तान। तो मुझे लगता था पढ़ना है तो वो है ना, पढ़ना है चाहे तो चाहे आपको चीन जाना पड़े, तो हर दफा मुझे लगता था मैं चीन जा रही हूँ। आपने मुल्तान को चीन बना दिया है। क्योंकि आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी फैजान आप हो हमारे साथ, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? यस सर, यस सर। सर यहाँ चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि आई थिंक इट वाज फ्रॉम इरम गुल साइड के, जो हमारा पर्सपेक्टिव जानने के लिए कि व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्लासरूम लर्निंग में एक स्ट्रिक्ट टीचर या अथॉरिटेटिव टीचर वो उसके साथ एंगेज करना और इफेक्टिव लर्निंग करना वो बेहतर है, या वन हु इज यू नो अ बिट लीनिएंट और एक्कोमोडेटिंग हो? तो वो तो ऑफ कोर्स सर इट इज इनएविटेबल कि एक प्रोफेसर जो कि लीनिएंट हो या एक्कोमोडेटिंग हो या हम्बल हो तो उसके साथ इंटरेक्ट करना और लर्निंग दैट इज क्वाइट इजी, आपकी एक्सेस इजी हो जाती है, आपके मतलब ग्रीवेंसेस या उसको ऑफिस विजिट कर रहे हैं, जो भी आपका कंसर्न है दैट इज मतलब वो ज्यादा स्टूडेंट के लिए फेवरेबल है कि उसको डील करे rather than कि एक बंदा जो स्ट्रिक्ट हो या बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो। लेकिन इफ आई डिफाइन स्ट्रिक्टनेस इन द टर्म्स ऑफ कि अगर वो बंदा बहुत प्रोफेशनल और बहुत नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है अपॉन द रूल्स, देन माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि मैंने उस बंदे से ज्यादा सीखा है और उस बंदे ने ज्यादा पढ़ाया है। वी इवन इन Quaid-i-Azam I would not name the person, but that person being quite strict in the class and very you know rules based की बेस पे मतलब उसने क्लास की है। और my personal experience is that I have learned very much from him compared to the person who were lenient, और उनका इतना ज्यादा वो सिर्फ बस फिर लीनियंट ही रहे हैं, मतलब उनका पढ़ाने का अंदाज जो है ना वो इतना ज्यादा अपील नहीं किया और ना ही नॉलेज हमने उनसे ज्यादा गेन किया। ठीक ठीक। और कोई बात फैजान जो आप करना चाह रहे थे पहले, अगर रिपीट नहीं हो रही तो बेटा कीजिए। सर एलीट कैपिटलिज्म में अगर आप अलाउ करें तो थोड़ा सा मैं अगर इसमें मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर दूं तो इट विल जस्ट टेक अ मिनट आई थिंक। ठीक है। अच्छा सर, एलीट कैपिटलिज्म है जैसे उन एनडीए वाले प्रोफेसर ने बात की, सर आई थिंक इट्स अ रियलिटी, और मोर स्पेसिफिकली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पे अगर स्टेट की कैपेसिटी जो है वो अंडरमाइन हो गई है और उसके इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिक्लाइन कर गए हैं, तो कैपिटलिज्म ने वहां पे रूट किया है। जैसे मिफ्ता इस्माइल ने भी किया कि आई रिमेंड द
finance prime minister because I was among the top 1% higher ups में था. But I was lucky enough to be studied in the, for instance, HSM में या कराची ग्रामीण स्कूल में. No doubt कि जो hard working होगा उसके पास that person will find the way and he will make the way. लेकिन जो wealthy है उसके पास incentive तो है कि वो अच्छी education हासिल करे compared to the one who are studying in the government institutes जहाँ पे resource allocation बहुत कम है और other than education there is everything in that institute.